इस इंसान का नाम है यंग सोआ और ये मरिम अलायंस का लीडर है। ये हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मरिम अलायंस के सारे रिकॉर्ड्स को हमने रिस्टोर कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जख्मी हालत में होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने उनको इसलिए मेमोराइज किया क्योंकि मुझसे कहा गया था, और मैंने उनको रिस्टोर भी इसीलिए किया क्योंकि मुझे ऑर्डर दिया गया था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी मुझे लास्ट में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ डेथ, एक बहुत बुरी मौत। मेन कैरेक्टर का नाम होता है जिनसोन और ये सोजिंग यूनिट का कैप्टन होता है। हमारे मेन कैरेक्टर से ये बंदा कह रहा होता है कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने और भी कई ज़्यादा आर्काइव्स को मेमोराइज किया है जहाँ पे हमारे अलायंस के बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सीक्रेट है। तुमने हमारी हेल्प तो करी, लेकिन तुम्हारे जैसा एक इंसान जिसको कि वो हमारे सारे के सारे सीक्रेट्स पता है, तो तुम हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकते हो। तुम कभी भी डिमोनिक कल्ट के साथ जाके मिल सकते हो और तुम्हारी वजह से हमारी अलायंस खतरे में आ सकती है। और मार्शल वर्ल्ड के जस्टिस के लिए, हमारी अलायंस के ग्रेटर गुड के लिए और सेफ्टी के लिए तुम्हें इस वर्ल्ड से डिसअपियर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज बहुत ज़्यादा घातक हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि ग्रेटर गुड, वो मरिम अलायंस का ग्रेटर गुड, जो अलायंस ऑलरेडी डिफीट हो चुकी है और बेयरली कुछ ही लोग बचे हैं जो कि डिमोनिक कल्ट से बच के यहाँ से भाग रहे हैं। उस अलायंस में अब कुछ भी नहीं बचा है। यह आदमी यंगसुन से बोलता है कि हमारी अलायंस डिमोनिक कल्ट को ज़रूर डिफीट करेगी और जो मार्शल वर्ल्ड का फाउंडेशन है उसको दोबारा से रिस्टोर करेगी। यंगसुन और तेज का हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या वही अलायंस जो कि काउंटलेस लोगों को सेक्रीफाइस कर दे रही है शील्ड बना के? तुम लोग नॉर्थ की तरफ को भाग रहे हो और अपने भागने की वजह से तुम सैकड़ों लोगों को अपनी शील्ड बना के कुर्बान कर दे रहे हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर कब तक तुम अपने ग्रेटर गुड के लिए ये फालतू की हरकतें करते रहोगे। तुम लोग ग्रेटर गुड के नाम पे जो ह्यूमन लाइफ्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो छोटे छोटे लोगों की लाइफ्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये सच में बहुत ज़्यादा पिटीफुल है। इवन तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आखिर तुम्हारी साइड कौन सी है और डिमोनिक कल्ट की साइड कौन सी है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम लोगों के ऊपर भरोसा किया, और जो मेरा सेक्ट था टेउल सेक्ट, मैंने अपने सेक्ट को तुम्हारी अलायंस के हाथों में पता नहीं क्यों दिया। ये शायद मेरी डेथ है, लेकिन मैं अपने आप को खुद से ख़त्म करूँगा। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के हाथों से मरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर खुद को वो माउंटेन की क्लिफ से नीचे को धकेल देता है और वो नीचे को गिरते गिरते कह रहा होता है कि मैं उन सारी चीज़ों को याद करना चाहता हूँ मरने से पहले, जिसने कि मेरी लाइफ को एक हेल बना दिया। हमें अपनी उसकी बैक स्टोरी पता चलती है जहाँ पे वो बोलता है कि जब अलायंस और कल्ट के बीच में वॉर छिड़ी थी, तो उस वक्त पे जो मेरे छोटे भाई बहन थे, हम सभी लोग एक स्मॉल सेक्ट के वॉरियर थे और हम लोगों को वॉर में ढकेल दिया गया। डिमोनिक कल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और जो मरिम अलायंस थी जिसके हम लोग पार्ट थे वो बहुत ज़्यादा वीक। इवेंचुअली जब अलायंस की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती गई तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग नॉर्थ सी की तरफ को चले जाएंगे इनसे बचने के लिए। और उन्होंने हम जैसे छोटे छोटे सोल्जर्स को शील्ड की तरह यूज़ किया ताकि उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए एस्केप करने का, और उतनी देर हम लोग डिमोनिक कल्ट से फाइट करें। हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक पावर है, और वो पावर ये थी कि उसको सब कुछ बहुत इजीली मेमोराइज हो जाता था और वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर सकता था। मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि जब वो सभी लोग फाइट करने जा रहे थे तो उस वक्त पे अलायंस वाले उसके पास आते हैं और उसके सामने प्रपोजल रखते हैं कि वो भी हमारे साथ नॉर्थ में चलें। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो अलायंस के सारे रिकॉर्ड्स को मेमोराइज कर लें ताकि हम उन सबको सेव करके रख सकें। और जब उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया तो उसके बदले में उन्होंने ये कहा कि वो टेउल सेक्ट के जितने भी लोग हैं उन सभी को बैटलफील्ड से बाहर निकाल देंगे और सेफ रखेंगे। और जिनसुन चाहता था कि उसका पूरा का पूरा सेक्ट सेव रहे, तो उसने जैसा कि उन लोगों ने कहा था वो सब कुछ किया, उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मेमोराइज किया। लेकिन शायद मुझे उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अगर मैं उस दिन बैटलफील्ड में चला जाता तो कम से कम मैं एक लाइफ सेव कर पाता, अपने बदले मैं किसी और को भागने का मौका देता। लेकिन मैं नहीं कर पाया। उससे पहले ही मुझे मार्शल आर्ट सीख लेनी चाहिए थी अपनी लाइफ में। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आखिर ऊपर वाले ने मुझे इतनी यूज़लेस एबिलिटी क्यों दी? अगर उन्होंने मुझे कुछ देना ही था तो मुझे कुछ बेटर देते, कुछ मैसिव से इंटरनल एनर्जी।
लेकिन आखिर मुझे ये क्यों दिया। हम देखते हैं कि वो ज़मीन पे पड़ चुका होता है और उसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा होता है, और हम देखते हैं कि उसके हैंड में कुछ ऑर्नामेंट टाइप होता है जो कि शाइन कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी डेथ बहुत ज़्यादा करीब है और मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाना चाहिए था, ताकि मैं इतना एबल होता कि मैं अपने छोटे जूनियर्स और ब्रदर्स को बचा सकता। मुझे किसी और से प्रोटेक्शन नहीं मांगनी पड़ती और ना ही मुझे अपनी पावर से किसी और को प्रोटेक्ट करना होता। और इतना सोचते सोचते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती है। अब जैसे ही जिनसुन की आंखें खुलती है तो हम देखते हैं कि कोई उसे उठा रहा होता है कि जिनसुन उठ जाओ, क्या हुआ, क्या तुम कहीं मर तो नहीं गए, क्या तुम इतने से अटैक में ही बेहोश हो गए। ये तुम्हारे जूनियर्स हैं, ये तो इससे भी ज़्यादा अटैक सहन कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिनसुन की आंख खुलती है और वो बोल रहा होता है कि डैम, ये कर्स्ड मेमोरी, क्या मुझे मरने से पहले मेरा पूरा पास्ट फ्लैशबैक में याद आ रहा है। और वो पूरी तरह से अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उठ के देखता है तो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है। उसके सामने एक आदमी होता है। जनसन बोलता है कि ये तो मेरे सेक्ट का ट्रेनिंग ग्राउंड है, और आसपास उसके सारे के सारे जूनियर्स होते हैं और उसकी जूनियर सिस्टर होंग भी वहीं पे होती है। और जैसे ही जिनसन उसे देखता है तो वो सडनली उसके पास चला जाता है। लेकिन उसकी जूनियर सिस्टर बोलती है कि आखिर तुम्हें सडनली क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन जुनसन को पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं जब वो उन्हें मरता हुआ देखता है। वो आसपास अपने बाकी जूनियर्स को भी देखता है और बोलता है कि तुम सभी लोग ठीक हो। बाकी सबको समझ नहीं आ रहा होता है कि जिनसु ने कैसी सी बातें कर रहा है, और बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, या तुमने कुछ गलत खा लिया है। उसके सारे के सारे जूनियर्स वहाँ पे उसको देख रहे होते हैं और जिनसुन उन्हें देखकर बोलता है कि ये सारे के सारे मेरे डिसाइपल्स हैं टेउल सेक्ट के। जिनसुन बोलता है कि ये एक डेथ फ्लैशबैक है, लेकिन ये पूरी की पूरी मेरी मेमोरी है, लेकिन इसका ये पार्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ तो अच्छा है, चलो, जो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें याद आ रही है। वो अपने जूनियर सिस्टर और ब्रदर्स को देख रहा होता है और उनके बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन उतने में ही पीछे से उसको एक आवाज़ आती है कि जिनसन, क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने तुमसे फाइट करने के लिए कहा, तो तुम इतना डर गए क्या कि तुम इतनी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। और वो उससे बोलता है कि अपनी स्वॉर्ड उठाओ और मेरे साथ डुअल करो। अगर तुमने मेरे साथ डुअल नहीं किया तो ये जो तुम्हारे प्रीशियस जूनियर्स हैं, इन लोगों को तुम्हारी जगह मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी। जिनसुन बोलता है कि आखिर ये फ्लैशबैक इतने ज़्यादा क्रूअल क्यों है, क्या मुझे फ्लैशबैक में सिर्फ अच्छे पार्ट्स नहीं दिखाए जा सकते थे, आखिर ये लोग भी मेरे फ्लैशबैक में क्यों आ गए हैं। और हमें पता चलता है कि ये जो आदमी जिनसुन को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, इसका नाम है गे चेओल। ये गेरोंग मर्चेंट गिल्ड का यंग मास्टर है और इसकी फैमिली ने इसे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। और इसने एक बहुत ज़्यादा मैसिव डोनेशन देकर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फादर की वेल्थ पे रिलाय रहता है, और ये डुअल्स को एक एक्सक्यूज़ की तरह ट्रीट करता है जिससे कि ये हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स को मार सकें। और टेउल सेक्ट वाले इससे फाइट बैक भी नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों को ये फियर है कि गिल्ड से जो इनके सेक्ट के लिए फंडिंग आती है वो फंडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब उसके बाद ये दोबारा यिनसुंग से बोलता है कि जिनसुंग, क्या तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते हो, जल्दी से अपनी स्वॉर्ड उठाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिनसुंग भी अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और वो बोलता है कि अगर मुझे मेरे फ्लैशबैक में ये चांस मिल रहा है कि मैं मरने से पहले एक बार तुम्हें दोबारा पीट दूं, तो मैं बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि मुझे अपने पास्ट का रिवेंज लेने का वक्त आ गया है। चल अपनी स्वॉर्ड उठाकर उसकी तरफ को फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और बहुत गुस्से में आता है कि यू एरोगेंट बास्टर्ड। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारी स्वॉर्ड आर्ट सीखी थी और उनमें से एक है थ्री शैडोज स्वॉर्ड। ये एक ऐसी स्वॉर्ड आर्ट है जो कि पास्ट में मार्शल आर्ट की बहुत अच्छी स्वॉर्ड आर्ट हुई करती थी, और गेरोंग फैमिली ने इसको सीखा था एक बहुत फेमस रोनिन से। इस टेक्निक के अंदर ये डेलिबरेटली टारगेट करती है आइज़ को, और जितने भी यंग डिसाइपल्स है टेउल सेक्ट के वो कम्प्लीटली हेल्पलेस हो जाते हैं इस टेक्निक के आगे। और ये इस टेक्निक से हमको बहुत ज़्यादा सताया करता है। अभी मुझे सारी की सारी चीज़ें मेमोराइज हो रही हैं, इस टेक्निक के फॉर्म, इसके पैटर्न। लेकिन पास्ट में अपनी लाइफ में उस समय पे मेरे पास ये बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं थी कि मैं इस अटैक को डॉज कर पाऊँ या फिर काउंटर अटैक कर पाऊँ। लेकिन अभी मैं इजीली इसकी पूरी की पूरी अटैक को समझ पा रहा हूँ।
वो बोलता है कि मुझे जो डेस्परेटली सारी की सारी मेमोरीज रिमेंबर करवाई गई थी उसके मुकाबले भी ये कुछ भी नहीं है। और उसकी वजह से मेरे दिमाग में अपने आप एक काउंटर अटैक है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक अटैक यूज़ करता है जो कि होती है स्वॉर्ड आर्ट, लेसर हेवन स्वॉर्ड आर्ट। और जिनसुन इतना तेज़ अटैक करता है कि वो सीधा जाके इसके सर पे लगता है और ये बंदा सीधा ज़मीन पे पड़ता है। और मेन प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, अब मेरे पास्ट का रिवेंज पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि ये जो गेल होता है ये बहुत गुस्से में कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये ट्रैशी हेवन स्वॉर्ड आर्ट को यूज़ किया और मेरे सर पे अटैक किया। क्या तुम्हें पता है मैं गैरियोंग फैमिली का हायर हूँ, वो मर्चेंट गिल्ड का हायर, जहाँ से तुम्हारी फंडिंग आती है। क्या तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है? क्या तुम इन कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल कर पाओगे? और इतना बोलते बोलते इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ये सीधा ज़मीन पे जाके पड़ता है। मेन कैरेक्टर के जितने भी जूनियर्स होते हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर जिन वॉन जीत गए हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सीनियर ब्रदर इतना अच्छा फाइट करते हैं। आखिर वो इतना सब कुछ कैसे सीख गए? और उसका एक जूनियर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपको बेवकूफ़ समझा, लेकिन आप तो सच में बहुत अच्छे हो सीनियर ब्रदर। और जिनसन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस पर कैसे रिएक्ट करें। जिनसन अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे मरने से पहले इस बास्टर्ड गे च्योल को मारने का मौका मिलेगा, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और अब हेवन में जाने से पहले मेरे और कोई भी रिग्रेट नहीं बचे हैं। लेकिन मैं इस फ्लैशबैक से वापस नहीं आना चाहता हूँ, मैं इसी फ्लैशबैक में रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी पीछे से होंग एक बहुत तेज का उसको मारती है और बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुमने ये क्या किया? तुमने गियरोंग मर्चेंट गिल्ड के ओनर के बेटे को मार दिया। अगर उन्होंने हमारी फंडिंग रोक ली तो? आखिर तुम्हें पता भी है कि हमारा सेक्ट फिर कैसे सरवाइव करेगा? जो जूनियर डिसाइपल्स हैं वो ऑलरेडी दिन की 2 मील पे आ चुके हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि वो सिर्फ दिन की 1 ही मील का आए? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि वो तो फ्लैशबैक में था, लेकिन उसको आखिर दर्द कैसे हो रहा है? और वो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये फ्लैशबैक नहीं है? होंग बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, और उसको इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये इसको और ज़्यादा पीट रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम अजीब सी सिचुएशन में चला जाता है और होंग उसे इतना तेज़ का मारती है कि वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है। और वो ये कह रहा होता है कि क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ चुका हूँ? उसके तो हमारे मेन कैरेक्टर की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि जैसे ही मेरी आंखें खोली तो मैंने खुद को एक बेड पे पाया और उसके बाद से मैं अपने पास्ट को रिकॉल करना शुरू कर दिया। वो बोलता है कि ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब डिमोनिक कल्ट का इमरजेंस शुरू हुआ, और उस समय पे जो मरियम अलायंस थी उसने उन लोगों के अगेंस्ट फाइट करी, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए और वो लोग वॉर हार भी गए। और उसके बाद से जो टेउल सेक्ट था जो कि अलायंस के उन बहुत सारे सेक्ट में से एक सेक्ट था, तो हम लोग अपनी एक्सटेंशन पे थे। और उस वक्त पे जब एकदम फाइट की सिचुएशन वर्स हो गई थी तो ये लोग मेरे पास आए और इन्होंने मेरे सामने ये कंडीशन रखी कि मेरे पास जो मेमोरी की पावर है मैं उसकी मदद से इनकी अलायंस की हर एक सिंगल बुक या इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आर्काइव्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उन सभी को मेमोराइज करके दोबारा से रीस्टोर करूं ताकि ये लोग अपने अलायंस को रीस्टोर कर सकें। हम देखते हैं कि जिनसुंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है इस सब में, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा होता है कि एक्सचेंज में आप मेरे सेक्ट के सारे डिसाइपल्स को फ्रंट लाइन से हटा देना और उनकी लाइफ को छोड़ देना। लेकिन उन लोगों ने मेरा पूरा का पूरा यूज़ किया और लास्ट में मुझे धोखा दे दिया और जो मेरे से वादे किए थे उनमें से कुछ भी फुलफ़िल नहीं किया। और जब लास्ट में मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ तो उसके बाद मेरी जब आंखें ओपन हुई तो मैंने खुद को पास्ट में पाया। वो कोई फ्लैशबैक नहीं था, बल्कि मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। और मेरी मेमोरीज़ की वजह से मुझे पास्ट के सारे सीक्रेट्स पता हैं, सारे के सारे मैनुअल पता हैं, क्योंकि अलायंस के सारे सीक्रेट अब मेरे दिमाग में हैं। मैं जैसी पास्ट लाइफ में वापस आया तो मैंने यहाँ पे आते ही च्योल युंग को मारा। वो एक ऐसा आदमी है जिसको मैं पहले कभी भी डिफीट नहीं कर पाता था। और फिर प्रेजेंट टाइम में मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि आखिर इस जगह पे ये क्या हो रहा है। वो देखता है कि उसकी बॉडी और क्लोथ्स तो वापस आए ही आए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो बोलता है कि पास्ट में उसके हाथ में ये ड्रैगन रिंग थी जो कि पास्ट में उसने ऑब्टेन करी थी, वो भी इसकी प्रेजेंट लाइफ में वापस आ गई है।
वो बोलता है कि डिमोनिक कल्ट के अगेंस्ट हमारी काउंटलेस विक्ट्रीज में से एक विक्ट्री में जब मैंने एक डिमोनिक कल्ट की लॉ किंग को डिफीट किया था, तब मुझे ये ड्रैगन रिंग मिली थी। और वो बोलता है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पास्ट लाइफ में मरने वाला था, उस समय पे ये ब्रेसलेट अचानक से ग्लो करने लग गया था। और उसके बाद ही मैं यहाँ पे रिग्रेस हुआ। क्या मेरे पास्ट में रिग्रेशन से इस ब्रेसलेट का कुछ लेना देना है? वो ये सारी बातें सोच रहा होता है, उतने में उसको बाहर से एक आवाज़ आती है। बाहर कोई तो बोल रहा होता है कि उस ब्रैड जिनसन को हमारे हवाले कर दो। और मेन कैरेक्टर जैसे ही उठ के देख रहा होता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि बाहर आया हुआ है च्योल यूंग का बाप। ये उनकी गिल्ड का लीडर होता है। और ये आके होंग से बाहर कह रहा होता है कि मुझे उसको देखना है, उस पंक को जिसने कि मेरे बेटे का सर में अटैक किया। हम देखते हैं कि होंग उससे माफ़ी मांग रही होती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरे लैक ऑफ सुपरविज़न की वजह से हुआ। आप जिनसुन से कुछ भी बात मत कीजिए, उसके बदले में मुझसे बोल लीजिए। वो आदमी बोल रहा होता है कि क्या तुम भूल गई हो कि चॉल योंग हमारा हायर है, गैर योंग मर्चेंट गिल्ड का हायर, और वही गिल्ड जहाँ से तुम्हें फंडिंग आती है। और वो टेम्पररी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्या तुम उसके साथ कुछ भी करोगे? तुम्हारी जो पूरी की पूरी कल्ट है वो हमारे गिल्ड की स्पॉन्सरशिप पे चल रही है। अगर मैंने अपनी फंडिंग इस मंथ से कट कर दी तो तुम्हारा सेक्ट एकदम बर्बाद हो जाएगा। और वो उससे सॉरी बोल रही होती है कि मैं इस बारे में एकदम अवेयर हूँ और हम आपके हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, जिनसे उनकी गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। और वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है। हम देखते हैं कि अंदर से जो जिनसुन होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये वही वॉइस है, ये वॉइस, ये आदमी गे चौलियंग का फादर है। और ये वही है जो कि गिल्ड का लीडर भी है, मर्चेंट गिल्ड का, जिस गिल्ड से फंडिंग आती है। हम देखते हैं कि बाहर होंग उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है कि हम जिनसुन को बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे और उसको डिसिप्लिन में रखेंगे, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर उसके बाद वो आदमी बोलता है कि ठीक है, जिनसुन को प्रॉपरली पनिश करना और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आखिर वो बंदा इतना ज़्यादा उछला क्यों? क्या वो अपनी जगह भूल गया? यही रीज़न है कि टेउल सेक्ट की हालत दिन पर दिन इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अगर तुमने उसे प्रॉपरली चीज़ें सिखाई होती तो वो ऐसा कुछ करता ही नहीं। और साथ ही साथ सेक्ट लीडर की भी बहुत ज़्यादा गलती है। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे सुना रहा होता है और होंग उससे सिर्फ माफ़ी मांगी जा रही होती है। अब अंदर जिनसुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सडनली अपने बेड से उठता है और बाहर को जाने लग जाता है। और बोलता है कि क्या मुझे अब कुछ रियल ट्रबल में फंसना चाहिए, क्योंकि अब शांत रह के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि बाहर होंग ने उनसे माफ़ी मांग के उन्हें भगा दिया होता है, मतलब भेज दिया होता है वापस। और वो बोल रही होती है कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और ये जो बंदा होता है गिल्ड का ओनर, ये बोल रहा होता है कि फ़र्स्ट टाइम है कि मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बंदा जा रहा होता है लीडर, उतने में ही पीछे से जिनसन पहुंच जाता है। और जिनसन उससे बोलता है कि मैंने सुना कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे, आप मुझे ढूंढ रहे थे ना? मैं वही लोली कंट्री का बम्पकिन हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। गिल्ड लीडर एकदम से उसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि यू ब्रैड जिनसुन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हर्ट करने की? तुम एक लिटिल पंक हो। जिनसन उससे बोलता है कि मुझे पंक मत बोलो, हम दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। और फिर जिनसन उससे बोलता है कि आप एक छोटी सी बात को लेकर इतना ज़्यादा बड़ा मैटर क्यों बना रहे हैं? हम दोनों डुअल कर रहे थे और डुअल में उसको लग गई। क्या जब आपका बेटा अकेडमी में चला जाएगा, मरिम अकेडमी में, तो उसके बाद भी आप ऐसे ही बड़े बड़े सीन्स क्रिएट करेंगे अगर वहाँ उसे कुछ हो गया? वो लीडर एकदम और गुस्से में आ जाता है और बौखला जाता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुमने डुअल को एक बहाने की तरह यूज़ किया ताकि तुम मेरे बेटे चॉल यंग को मार सको। तुम बहुत ज़्यादा कोवार्ड हो। और वैसे भी मेरे बेटे को कोई ज़रूरत नहीं है इस फालतू से टेबल सेक्ट में ट्रेनिंग करने की। तुम्हारी सिर्फ एक जॉब थी कि तुम उसे सर्व करो जब तक वो मरियम अकेडमी में एंटर नहीं हो जाता। तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो। जिनसन बोलता है कि लेकिन जो मेरे 10 बाकी के जूनियर्स हैं, उनको भी तो आपका बेटा बहुत ज़्यादा मारता है डुअल के नाम पर, क्या उसमें आप कुछ नहीं कहेंगे? और हम अगर डुअल की बात करें तो मैं एक और चीज़ कह दूं कि उसकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, कि वो मेरे जैसे एक लोली कंट्री के बम्पकिन से पिट गया। आप मुझे थर्ड रेट सेक्ट का बोलते हैं ना, तो आखिर आपका बेटा क्या इतना कमज़ोर है? और अगर वो इतना कमज़ोर है
तो वो कभी भी मरिम अकेडमी में खुद से एंट्री नहीं ले सकता। ये जो आदमी होता है लीडर, ये एकदम बौखला जाता है और ज़्यादा, और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सारी चीज़ें कहने की। अगर मेरी गिल्ड ने तुम्हारी फंडिंग काट दी तो तुम्हारा टेबल सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। या तुम इस कॉन्सिक्वेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? तुम जो इतनी ज़्यादा एरोगेंसी दिखा रहे हो, तुम्हारी टेबल सेक्ट भले ही 108 पीक्स में से एक पीक होगी, लेकिन तुम सिर्फ एक थर्ड रेट सेक्ट वाले हो, और तुम्हारी सेक्ट एकदम उस कोने पे आ चुकी है जहाँ पे वो ख़त्म होने वाली है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इजीली किसी और सेक्ट से नेगोशिएट कर लूँगा और अपने बेटे से वहाँ डाल दूँगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर तुम्हें अपने सेक्ट के अगले खाने की चिंता करनी पड़ेगी। ये जो यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है 108 पीक्स, हमें बताया जाता है कि 108 पीक्स एक ऐसी टर्म है जो कि रेफ़र करी जाती है 108 सेक्ट को, जो कि मरिम अलायंस के पार्ट हैं। हमें पता चलता है कि मरिम अलायंस के अंडर में ये 108 सेक्ट आते हैं और टेउल सेक्ट इन्हीं में से एक है। अदर वर्ड्स में कहें तो टेउल सेक्ट एक थर्ड रेट सेक्ट है जिसने कि अपनी पहले की ग्लोरी को एकदम खो दिया है, और अब सिर्फ इनके पास टाइटल बचा हुआ है अपने सेक्ट का, जिसकी वजह से ये लोग अभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं। ये जो मरिम अलायंस है, इसके अंडर जो 108 पीक्स आती हैं, मतलब ये जितने भी सेक्ट आते हैं 108, मरिम अलायंस इन्हें एक बहुत अच्छा प्रिविलेज देता है, और वो प्रिविलेज ये है कि इन सभी सेक्ट में से कोई एक बंदा बहुत स्पेशल एडमिशन ले सकता है एकेडमी में बिना किसी टेस्टिंग के। जब एग्ज़ाम में एंट्रेंस होता है तो उस समय पर इन सभी सेक्ट में से एक एक बंदा बिना किसी टेस्टिंग के एकेडमी में जा सकता है। और अदर वर्ड्स में कहें तो ये जो मेरे सामने इंसान है, गिल्ड का लीडर, गियरहोंग मर्चेंट गिल्ड का, ये 108 पीक का मेंबर नहीं है और ना ही इसका सेक्ट इसमें आता है। तो ये अपने बेटे का एडमिशन एंट्रेंस के ही थ्रू करवा सकता है, लेकिन क्योंकि इसे स्पेशल एडमिशन के थ्रू बिना किसी एंट्रेंस दिए जाना है मरियम एकेडमी में, तो इसने हमारे टेउल सेक्ट को ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से उस स्पेशल एडमिशन के थ्रू ये अपने मतलब एकेडमी के अंदर एंटर हो सके, और इसी वजह से ये हमारे सेक्ट के लिए फंडिंग करता है। और प्रेजेंट सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिनसन, वो इस बंदे से बोलता है कि अगर तुम्हें यही करना है तो कर लो, तुम्हें हमारी फंडिंग कट करनी है कर लो, रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो वो मैं ले लूँगा। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि सिर्फ 1 साल से भी कम बचा है, उतने कम टाइम में तुम अपने बेटे का एडमिशन कैसे कराओगे एकेडमी में? और आखिर मरियम अलायंस के अंदर तो 108 पीक सेक्ट्स हैं, तो आखिर तुमने अपने बेटे को इसी पैथेटिक सी जगह पे क्यों भेजा? इसका मतलब ये है कि बाकी सभी सेक्ट वालों ने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तभी तुम इस सेक्ट में आए हो, है ना? और ये एकदम गुस्से में पागल हो जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो? और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आखिर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और वैसे भी जो मरियम अलायंस है वो टेउल सेक्ट को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती है। तुम सिर्फ अभी तक इसीलिए सरवाइव कर पा रहे हो क्योंकि हमारी मर्चेंट गिल्ड तुम्हें सपोर्ट करती है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरी पास्ट लाइफ में भी हमने गियोरोंग मर्चेंट फैमिली को यही सपोर्ट दिया था, लेकिन जब हमने गे च्योलियंग को एकेडमी के लिए रिकमेंड किया और मरियम एकेडमी में उसका एडमिशन हो गया, तो उसकी सडनली बाद से इन लोगों ने हमारी पूरी की पूरी फंडिंग कट कर दी। तो इवेंचुअली ये लोग वैसे भी हमारे पास से अपना सपोर्ट हटाने ही वाले हैं, तो आखिर वो चीज़ थोड़ी पहले हो जाएगी, तो इसमें क्या दिक्कत है? किसी और से प्रोटेक्शन मांगना एकदम यूज़लेस है। हमें अपने पास खुद की स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यही मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में सीखा है। मैं एक बार मर चुका हूँ। और जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो एकदम गुस्से में इस आदमी से बोलता है कि तुम भी एक चीज़ याद रखना, कि सिर्फ एक टेबल सेक्ट है जो कि तुम्हारे बेटे को और साथ ही साथ तुम्हारी गिल्ड को बचा सकता है। तुम अगर अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहते हो तो बाकी तुम समझदार हो, सब तुम्हारे हाथ में है। और फिर उसका तुम्हारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लग जाता है, और ये आदमी गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि ये मेन कैरेक्टर के पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन इसका असिस्टेंट इसे रोक देता है और इसको कहीं ना कहीं संभालने लग जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर यही बोल रहा होता है कि हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें खुद की स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे शाम हो जाती है और जो जिनसन होता है वो अकेला बैठा सोच रहा होता है कि अभी मेरा सिर्फ एक गोल है, और वो ये है कि मुझे स्ट्रांग बनना है। लेकिन जो अभी करंट हमारे सेक्ट के पास मार्शल आर्ट पावर है
और जो कल्टीवेशन मेथड है इसके थ्रू तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बचा है। मुझे एक ओवरवेलमिंग इंटरनल एनर्जी चाहिए और वो मैं पा सकता हूँ एलिक्ज़र के थ्रू। हमें पता चलता है कि जो लेजेंडरी एलिक्ज़र होता है ये 10,000 ईयर फायर गेंसिंग के थ्रू होता है, मतलब कुछ ऐसे पावर का नाम होता होगा। और उसके दिमाग में जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स के थ्रू उसे पता है कि आखिर एलिक्ज़र कब कहाँ और कैसे उगता है, और साथ ही साथ उसकी लोकेशन टाइमिंग वगैरह क्या है, और उसके बारे में और जितनी भी डिटेल हो सकती है वो सब उसके दिमाग में है। क्योंकि पास्ट में जो उसने चीज़ें मेमोराइज करी थी उसकी मदद से वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रिकॉल करता है और बोलता है कि मैं खुद से सारी की सारी एलेक्ज़र को पाऊंगा। और अब उन रिकॉर्ड को ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसे एक एलेक्ज़र मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी रखवाली कर रहा होता है एक बहुत अजीब सा मॉन्स्टर। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर बोलता है कि जिस तरह का इसका डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स में था ये तो उससे भी ज़्यादा बदतर है। वो बोलता है कि 10,000 ईयर पुराना फायर गेंसिंग वाला एलेक्सर फाइंड करना मेरा पहला स्टेप था, अब मुझे इसको पाना पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं अपने सेक्ट की पावर यूज़ करके जो लेसर हेवन स्वॉर्ड आर्ट है उसकी मदद से इस मॉन्स्टर को तो नहीं गिरा पाऊंगा, तो मुझे कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और वो बोलता है कि मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। और वो अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर उसमें फायर लगा लेता है। वो बोलता है कि मेरे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वे ऑफ स्वॉर्ड जैसा कुछ होता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है और जीतने के लिए कुछ भी मैटर करता है। और वो उस आग से उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को जला देता है और बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मरीम अलायंस ने मेरे साथ कुछ तो अच्छा किया कि मेरे को इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड्स दे दिए। और अब उसके बाद वो उस एलिक्सर वाले रिकॉर्ड को देखता है तो उसी में उसको ये फायर अटैक वाला अटैक भी मिलता है जो उसने अभी के अभी यूज़ किया होता है। उसके बाद जनसन जब उस एनिमल को मार देता है तो वो वहाँ पे एलेक्ज़र को कंटेन करने जाता है। और जब वो एलेक्ज़र को खा लेता है उसको खाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि इतना एलेक्ज़र उसके लिए इनटेक करना सफिशिएंट नहीं था। और वो एकदम निराशा में बोलता है कि आखिर ये इनफ क्यों नहीं है। मैंने ये पूरी की पूरी रेयर हर्ब खा ली लेकिन इसके बाद भी मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ थोड़ी सी ही बढ़ी। मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी हाई क्वालिटी एलिक्सर खाने के बाद भी मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी नहीं आई। बोलता है कि टेउल सेक्ट का मेथड सच में बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, ये सच में बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खुद को आगे आने वाले इवेंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करूँगा, और ना ही मैं इतना कैपेबल हो पाऊँगा कि मैं टेउल सेक्ट को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जब एक बार ग्रेट वॉर शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी लो रैंक के वॉरियर्स हैं उन सभी को मीट शील्ड की तरह यूज़ किया जाएगा और उनको सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस करने के काम में लाया जाएगा। इस लाइफ में मुझे अपने डिसाइपल्स को बचाना है और अपने सेक्ट की बर्बादी नहीं देखनी है। मुझे अपने सेक्ट को एक अलग ही लेवल पे ले जाना है और ये करने के लिए मुझे एक की फिगर बनना पड़ेगा मरिम अलायंस में वॉर स्टार्ट होने से पहले। और यही एक तरीका है जिससे मैं अपने टेउल सेक्ट को बचा पाऊँगा, अपने सारे के सारे जूनियर डिसाइपल्स को बचा पाऊँगा। और इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि मैं 1 साल के अंदर मरिम एकेडमी के अंदर एंट्री लूँ। लेकिन इस रेट पे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। वो बोलता है कि मुझे और ज़्यादा इंटरनल एनर्जी गैदर करने की ज़रूरत है, मुझे और एलिक्सर चाहिए। तभी उसको अचानक से रियलाइज़ होता है कि जो गे चोल यंग की माउंट हुआ वाली एलिक्सर है, मतलब पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि माउंट हुआ में जो एलिक्सर होती है वो इन लोगों की है, इनकी फैमिली ने रिजर्व करके रखी है। और वो बोलता है कि अराउंड इसी टाइम पे पास्ट में जो इसके फादर थे उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च किया था माउंट हुआ की एलिक्सर को खरीदने के लिए। लेकिन जिस दिन उसका फादर उस एलिक्सर को लेने गया था उससे पहले ही वो सियोल में एलिक्सर वहाँ से चोरी हो गई और कोई भी सुराग नहीं छूटा था कि आखिर उसको किसने चोरी किया। जो थीव की आइडेंटिटी थी वो कभी भी डिस्कवर नहीं हो पाई और ना ही आगे इसके कोई सुराग मिले। लेकिन अभी प्रेजेंट लाइफ में ये चोरी अभी तक नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी भी चांस है कि मैं उस एलिक्सर को चुरा पाऊँ। वो सोचने लग जाता है कि पिछली लाइफ में आखिर वो चोर कौन होगा, और वो अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को खंगोलने लग जाता है और बोलता है कि लोग हमेशा पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ते हैं, तो मैं ढूंढ पाऊंगा कि आखिर वो कौन है। वो अपनी मेमोरीज में बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखता है मरियम अलायंस के और बोलता है कि अगर मैं इन रिकॉर्ड्स को क्लोजली देखूंगा तो मुझे कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगा।
और फाइनली सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद उसका दो लोगों के ऊपर शक जाता है। पहला जैंग मॉक, जो कि एक सोल चेजिंग वॉन्डरर होता है, और दूसरे फाइव स्वॉर्ड्स ऑफ डांसिंग। ये फाइव स्वॉर्ड्समैन का ग्रुप है और जिनसन का शक इन्हीं लोगों के ऊपर जाता है। वो बोलता है कि एक चलती फिरती लाइब्रेरी होने का अब फाइनली मुझे रिजल्ट मिल रहा है, और वो बहुत तेज़ का हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब मैं वो सियोल में एलिक्सर को अपने लिए लेके रहूँगा। अब हम देखते हैं कि जब वो ये सब कुछ कर लेता है तभी अचानक से उसके हाथ में वो जो ड्रैगन रिंग होती है वो शाइन करने लग जाती है, और जेंसन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये अचानक से ग्लो क्यों कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उसमें से कुछ तो एनर्जी टाइप निकलती है, और वो एनर्जी जो जेंसन ने अभी मॉन्स्टर मारा होता है उस पूरी की पूरी मॉन्स्टर को कंटेन करने लग जाती है, भले ही उसकी बॉडी हो या फिर उसकी एनर्जी हो, और सब कंटेन करके अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। ये देखकर जिनसुन बहुत ज़्यादा अमेज होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरी पास्ट लाइफ में एक बैटल के बाद मुझे बेयरली ये चीज़ मिली थी, और ये तो अभी मेरे लिए ट्रॉफी का काम कर रही है। वो बोलता है कि ये जो ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट है ये एक रेलिक है एक ब्लड सीकिंग वियर्ड डीमन का, तो इसलिए मुझे इसकी एबिलिटीज़ भी समझ आ रही है कि ये किस किस टाइप के एट्रीब्यूट्स अपने अंदर कंटेन करता होगा। और वो बोलता है कि मैंने इसे एक ऑनर की तरह रखा था अपने पास, लेकिन अभी सडनली एक्टिवेट होके मेरी हेल्प कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन रिंग होती है, ड्रैगन ब्रेसलेट होता है, वो जो मॉन्स्टर को उसने मारा होता है उसके इनर कोर की एनर्जी को प्योरीफाई कर रहा होता है, और उसकी एनर्जी को जो जेंसुन के अंदर जो उसकी सेक्ट की एनर्जी होती है उसके साथ मर्ज कर रहा होता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जिनसन के अंदर और ज़्यादा एनर्जी आने लग जाती है, उसकी जो इटर्नल एनर्जी होती है वो एनर्जी और ज़्यादा ग्रो होने लग जाती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि अभी भी ऊपर वाले ने मुझे छोड़ा नहीं है, ऊपर वाला अभी भी मेरा साथ दे रहा है। अब उसके बाद हमारा ये सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है, और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो चोल यंग होता है वही गिल्ड वाले का बेटा, इन्होंने अपने घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है, और वो पार्टी इसी बात की होती है कि इसका बेटा वो एलिक्सर को कंटेन करने वाला है। उस पार्टी में जितने भी लोग आए होते हैं वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो स्लो पम्प पिल, मतलब जो भी उसका नाम होता है, उस पिल को यूज़ करके, उस एलिक्सर को यूज़ करके अपने एकेडमी में एंट्री लेगा। उसका फ्यूचर तो एकदम सेट है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि एक रिच फैमिली में बॉर्न होने का यही तो फ़ायदा है, भले ही तुम्हारे अंदर कम टैलेंट हो लेकिन तुम पैसों से कुछ भी कर सकते हो। तीसरा बंदा बोलता है कि खैर हमको क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब तक हमको फ्री की पार्टी मिल रही है, फ्री का खाना मिल रहा है, तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो बस पार्टी चाहिए। और अब हम देखते हैं चौलियंग को, जो कि वहाँ पे रेडी हुआ होता है, और वो बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि एग्जैक्टली स्नो प्लम एलिक्सर क्या है? ये माउंट हुआ में है और ये सबसे बेस्ट एलिक्सर है एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और इवन पर्पल एनर्जी को ये टक्कर देता है, जो पर्पल क्लाउड एलिक्सर है उसके बराबर की एनर्जी देता है। और इवन बहुत सारे सेक्ट में ये इतनी ज़्यादा प्रीशियस होती है कि पूरे सेक्ट के सबसे प्रीशियस लोगों को ये एलिक्सर दी जाती है। और मेरे फादर ने ये रेयर मेडिसिन को मेरे लिए अपटेन किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और वो ये सारी बातें होंग को सुना रहा होता है, और वो होंग के सामने और भी बहुत सारी डींगे हाँक रहा होता है, लेकिन होंग उसकी बात पे ज़रा भी ध्यान नहीं देती है। और वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है जिनसुन के बारे में कि आखिर जिनसुन अभी कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है। वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि उस दिन मैंने उस मैटर में इंटरफेयर कर लेना चाहिए था, मैंने जिनसुन को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए था, आगे टेउल सेक्ट को मैंने ही लीड करना है, तो मुझे जिनसुन के भरोसे नहीं रहना चाहिए था। और उस इंसिडेंट के बाद से जिनसुन सेक्ट छोड़ के चला गया है, मतलब कई दिनों से सेक्ट से गायब है, और प्रोबेबली वो एक नंबर का स्टोपेड है। और जो ये होता है चौलियंग, ये बोल रहा होता है कि क्या तुम सुन भी रहे हो कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ। और उतने में ही वहाँ पे देखते हैं कि हम उसके बाकी के डिसाइपल्स आ जाते हैं जिनसुन के, और वो सभी होंग के पास आते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कर रही हो सीनियर सिस्टर, देखो यहाँ पे कितना सारा अच्छा खाने का है। और हम देखते हैं कि वो बहुत सारी प्लेट्स वगैरह लाए होते हैं, और होंग से बोल रहे होते हैं कि तुम इसे भी ट्राई करो, उसे भी ट्राई करो। और ये लोग चोलियंग को तो एकदम इग्नोर कर रहे होते हैं, और वो गुस्से में वहाँ पे जाता है और बोलता है कि ये टेबल सेक्ट के बास्टर्ड। होंग सभी डिसाइपल से बोल रही होती है कि तुम सभी लोगों को हॉल में खाना खाना चाहिए था, आखिर तुम यहाँ क्यों ले आए, जाओ और वहाँ जाके खाओ, तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो गए, कल से तुम्हें एक ही मील मिल रही है, मतलब पर डे की एक मील, क्योंकि गिल्ड वालों ने ऑफकोर्स अपने फंड कट कर लिए होंगे। और वो उन सभी से बोलती है कि जाओ खाना खाओ। उनमें से एक डिसाइपल बोलती है कि
क्या आप सीनियर ब्रदर जिनसुन के बारे में सोच रही हैं, है ना? और सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि आप उनके बारे में सोचते वक्त काफ़ी ज़्यादा क्वाइट हो जाती हैं। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा लाउड रहती हैं। क्या ब्रदर अभी तक कुछ खाया होगा उन्होंने या नहीं खाया होगा? और उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि मैं ब्रदर के लिए कुछ केक्स बचा के रखता हूँ। और दूसरा डिसाइपल बोलता है कि ये मीट जिनसुन का फेवरेट मीट है, तो ये फेयर नहीं होगा कि हम इसको अकेले खाएं, तो इसीलिए मैं उनके लिए वेट करूँगा। और होंग एकदम गुस्से में उन सभी से बोलती है कि अगर तुम अभी जाके खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम सभी के बदले का खाना खा लूँगी। और फिर उसके बाद वो उन सभी को खाना वाना खिला देती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि जिनसुन आखिर तुम कहाँ हो? तुम इन डिसाइपल्स को छोड़ के आखिर कहाँ चले गए, यू इडियट। हम देखते हैं कि इनकी पूरी फैमिली में ये जश्न का माहौल होता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक चोर वहाँ पे आके, मतलब किसी को खबर भी नहीं लगने देता है, और जो एलिक्ज़र होती है उसको चुरा के ले जाता है। और वो उसको चुरा के फॉरेस्ट में आ जाता है और बोल रहा होता है कि तो ये है वो फेमस एलिक्ज़र ऑफ माउंट हुआ। ये सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और ये वही होता है सोल चेजिंग वॉन्डरर जैंग मॉक। और वो बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर इस एलिक्ज़र का कैसा कमाल है। और वो जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो वो एकदम खुश हो जाता है उस एलिक्ज़र को देखते हुए, और बोलता है कि इससे तो मेरी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो ये बोल के हंस ही रहा होता है, उतने में अचानक से उसके पीछे कोई आता है और सीधा उसकी गर्दन पे अटैक करता है और उसका गला काट देता है और बोलता है कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ। और वो बंदा उसके हाथ से उसको ले लेता है एलिक्ज़र को और बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन तुमसे ज़्यादा इस एलिक्ज़र की नीड मुझे है और मैं बहुत टाइम से इस एलिक्ज़र को ढूंढ रहा था। और फिर वो उस एलिक्ज़र को उठा लेता है। सडनली सीन को ड्रॉप करके हम एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है अराउंड एक दो दिन पहले का, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिनसुन एक बंदे के घर पे आया होता है और वो अंदर आते ही बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, और लोग ये बताते हैं कि तुम बहुत अच्छे ट्रैप्स बेचते हो जिससे कि हम लोगों को भी पकड़ सकते हैं। वो आदमी एकदम से बोलता है कि तो क्या तुम लोगों के लिए ट्रैप लेने आए हो? हाँ, तुम थोड़े से इंटरेस्टिंग हो। बोलता है कि ये हंटर सप्लाई का बेस्ट स्टोर है और तुम्हें यहाँ पे गजब से भी गजब ट्रैप मिलेंगे। हमारे पास हर टाइप के ट्रैप्स हैं, फिर चाहे वो रैबिट के लिए हो या फिर इंसानों के लिए। जिनसन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो मेरे को कुछ ऐसे ट्रैप्स दो जिससे मैं टाइगर्स या फिर बियर्स को पकड़ सकूं। और वो ट्रैप इतने सेंसिटिव होने चाहिए कि अगर उसमें एक बाल का टुकड़ा भी पड़े तो भी वो ट्रैप इनेबल हो जाए। बोलता है कि इतना इनेबल, इतना पावरफुल कि वो एक बियर के पैर को भी स्नैप कर सकें, उसको एकदम कुचल सकें। और फिर जेंसन वो सारे के सारे ट्रैप्स ले लेता है और बोलता है कि चलो फिर अब टाइम आ गया है कुछ लोगों को सीधा अंडरवर्ल्ड पहुंचाने का। और फिर ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब इस फ्लैशबैक की रेलेवेंस क्या थी ये स्टोरी में आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि जब वो दूसरा बंदा उससे ये एलिक्ज़र को चुरा लेता है तो वो बोलता है कि मैंने सुना था कि मार्शल वर्ल्ड की सबसे फेमस वो है एलिक्ज़र। और हम देखते हैं कि उसके पीछे से तीन चार लोग और निकल जाते हैं और ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है फाइव स्वॉर्ड्स ऑफ डांसिंग का। और ये स्वॉर्ड्समैन इन्होंने ये एलिक्ज़र चुराई होती है वो दूसरे बंदे से, वो वॉन्डरर से। और फिर उन पांचों में से एक बंदा बोलता है कि सबसे पहला काम ये है कि हमें इस बॉडी को डिस्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सोल चेजिंग वॉन्डरर है इसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट आएगी तो शक पूरा का पूरा इसी के ऊपर जाएगा और हम लोग एकदम सेफ रहेंगे। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है कि सबसे पहले इस एलिक्ज़र को देख तो लें कि आखिर इस प्रीमियम एलिक्ज़र में है क्या। और वो जैसी बॉक्स को ओपन करता है तो वो एकदम सबके सब भाई खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा सुगंधित है, इसमें से ब्लॉसम्स की स्मेल आ रही है और ये माउंट हुआ का प्लम एलिक्ज़र है, ये सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे से जिनसन आ जाता है और जिनसन बोलता है कि एलिक्ज़र एक है लेकिन एलिक्ज़र लेने वाले दो कैसे हो सकते हैं। और अचानक से वो भाई एकदम रेज मोड पे आ जाते हैं कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि जिनसुन ने इनके हाथों से वो एलिक्ज़र को ले लिया होता है। उनमें से एक भाई बोलता है कि आखिर तुमने ये हमारे हाथ से कब लिया, और वो बाकी भाइयों को ऑर्डर देता है कि पकड़ो उसे, इसको हमें रोकना पड़ेगा या फिर हमारे एलिक्ज़र कैसे चुरा सकता है। जिनसुन उनको देख के हंस रहा होता है भागते भागते और बोलता है कि क्या तुम मुझे चोर बोल रहे हो? सबसे पहले तुम ही लोग हो जिन्होंने इस एलिक्ज़र को चुराया है, तो असली चोर तो तुम हुए, मैंने तो इसको तुमसे लिया है।
और हम देखते हैं कि जिनसन ने रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए होते हैं, और ये जो स्वॉर्ड्समैन होते हैं ये समझ जाते हैं कि रास्ते में बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, और इनमें से एक का तो पैर भी कट जाता है। तो जो बाकी के भाई होते हैं वो सबके सब बोल रहे होते हैं कि सब लोग केयरफुल रहना, जिसने रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए हुए हैं। इनमें से जिस स्वॉर्डमैन का पैर कटा होता है वो बोलता है कि तुम जो भी हो क्वार्डी बास्टर्ड, तुम इतने ज़्यादा फट्टू हो कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन होने के नाते भी इतनी चीप ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हो। अब जो एक और भाई होता है वो बोलता है कि अपने मास्क को रिवील करो और बताओ आखिर तुम कौन हो। जिनसे बोलता है कि क्या तुम मेरे को देखना चाहते हो, मेरे सेक्ट को जानना चाहते हो। और उनको थोड़ा कंफ्यूज करते हुए जिनसे एक पत्थर उठा के फेंकता है और वो सीधे ट्रैप के ऊपर जाके पड़ता है और वो ट्रैक भी इनेबल हो जाता है। लेकिन वो जो स्वॉर्डमैन होता है वो बच जाता है इस वाले ट्रैप से और बोलता है कि मैं समझ गया कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए हुए हैं। जिनसन बोलता है कि मैं इस प्लम एलिक्सिर का नया ओनर हूँ और तुम सभी लोग असासिन्स हो जिसने सोल वॉन्डरर का मर्डर किया है। ये स्टोरी अच्छी है ना। और हम देखते हैं कि जिनसन हमें बताता है कि आखिर उसको कैसे पता चला कि ये लोग कौन है। वो बोलता है कि अभी कुछ दिन पहले जब मैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को देख रहा था जितने मेरे माइंड में थे, तो मैंने ये देखा कि प्लम एलिक्सिर के चोरी होने के बाद से आखिर पूरे के पूरे किंगडम में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, जिनकी स्ट्रेंथ उस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मुझे बहुत सारे लोग मिले जिनमें से सबसे ऑड लोग यही थे। एक तो ये सोल वॉन्डरर चोंग हक, whatever his name was, और दूसरे ये फाइव ब्रदर्स। ये स्वॉर्ड्समैन अपने जिनसन से बोल रहे होते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि आखिर हम लोग कौन हैं। जिनसन बोलता है कि मैं जानता हूँ, तुम लोग डांसिंग सेक्ट के स्वॉर्ड्समैन हो। वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम जानते हो तो तुम्हें हमसे डरना चाहिए कि हम लोग ग्रेट मरियम अलायंस के हैं। जिनसन बोलता है कि अच्छा तो अब तुम मुझे डराओगे, तुम खुद एक चोर हो और तुम मुझे डराने की बात करते हो। और वो लोग फिर से जिनसन के पीछे आने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये चीप ट्रैक्स हमारे ऊपर काम करेंगे, जो भी इसने ट्रैप बिछा रखे होते हैं। और जिनसन वहाँ से भागने लग जाता है और ये लोग भी जिनसन के पीछे पीछे आने लग जाते हैं। उनमें से एक भाई बोलता है कि आप लोग संभाल के चलना क्योंकि इसने रास्ते में बहुत सारे ट्रैप बिछा रखे हैं। और उनमें से दूसरा भाई बोलता है कि हमें उन्हीं स्टेप्स पे पैर रखने हैं जिन स्टेप पे ये पैर रख रहा है। अगर हम ऐसा फॉलो करेंगे तो हमारे पैर किसी भी ट्रैप के ऊपर नहीं जाएंगे। इन लोगों को लग रहा होता है कि इन्होंने तरीका ढूंढ लिया है ट्रैप से बचने का, और हंसते हंसते बोलते हैं कि सॉरी लेकिन तुम्हारी चीप ट्रिक्स हमारे ऊपर काम नहीं करने वाली हैं। लेकिन एकदम से जिनसन रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है और ये लोग बोलते हैं कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ यहीं पे ख़त्म होने वाली है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि इन लोगों के पैर जैसे ही ज़मीन पे पड़ते हैं अचानक से वहाँ पे ट्रैप खुल जाते हैं सारे के सारे, और उन ट्रैप्स ने इन सभी को जकड़ लिया होता है और इतनी तेज़ जकड़ा होता है कि इनकी बॉडी से ब्लड निकलने लग जाता है। जिनसन बोलता है कि तुम लोग स्मार्ट तो हो लेकिन मुझसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो। तुम, मुझे पता था कि मेरे फुटस्टेप को फॉलो करोगे जिन फुटस्टेप पे मैं पैर रखूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने एक चीज़ मिस कर दी कि तुम्हें एग्जैक्ट उसी जगह पे पैर रखने चाहिए थे जिस जगह पे मेरे पैर थे। अगर 1 इंच का भी एरर तुम लोग करते तो उसकी वजह से तुम्हारी मौत, जान को खतरा था और तुम्हारी मौत हो सकती थी, और तुमने एग्जैक्टली यही किया। ये स्वॉर्डमैन एकदम किलसता हुआ बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। आखिर तुमने इन ट्रैप्स को इतना ज़्यादा क्लोज रखा था तो आखिर तुम खुद इतना एक्यूरेटली कैसे मूव कर पाए। जिनसन बोलता है कि क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मेरी मेमोरी की वजह से ही मैं ये सब कर पाया। यही एक गिफ्ट है जो कि ऊपर वाले ने मुझे दिया है, तो इसका तो मैं एटलीस्ट पूरी तरीके से यूज़ करूं। और फिर जिनसन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इन सभी स्वॉर्ड्समैन का गेम ओवर कर देता है, इनको जान से मार देता है। और अब जिनसन उस एलिक्सिर का कंप्लीट ओनर बन जाता है और हमारा ये सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक मेंशन का सीन, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। इस बंदे का नाम होता है सो म्योंग और ये चीफ स्ट्रेटजिस्ट होता है मरीम अलायंस का। और इसके सामने एक और बंदा बैठा होता है जो कि होता है मरीम अलायंस का ही एक एल्डर मेंबर टेवॉन। ये बंदा सो म्योंग से बोलता है कि अभी रिसेंटली जो पूरा का पूरा किंगडम है उसमें बहुत सारे नए सेक्ट इमर्ज हो रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि हमारे जो 108 पीक्स हैं, मतलब 108 सेक्ट्स हैं, हम उन सेक्ट में से कुछ बेकार सेक्ट को निकालें और उनको रिप्लेस करें कुछ नए इमर्जिंग सेक्ट के साथ।
चीफ स्ट्रेटेजिस्ट अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये जिस सेक्ट की बात कर रहा है ये शायद आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की बात कर रहा है, और इसके बारे में जो रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये हमारे 108 पीक्स के अंदर आना चाहता है। और मैंने ये भी सुना है कि टेवॉन यानी कि इसके सामने जो बंदा बैठा है ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को बैक कर रहा है। टेवॉन इससे बोलता है कि मैं आपसे मिलने के लिए ये इतनी अच्छी टी लीव्स लाया हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, है ना, शायद आपको पसंद आई होंगी। लेकिन जो स्ट्रेटजिस्ट होता है वो सीधा बात पे आता है और बोलता है कि तुम्हें रूल पता होने चाहिए कि जो सेक्ट के 108 पीक्स हैं उनको हम तब तक रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जब तक उन्होंने कोई ग्रेव ऑफेंस ना कमिट किया हो। और क्या तुम यहाँ ये बताने आए हो कि टेउल सेक्ट ने कुछ गलत किया है? टेवन बोलता है कि वेल एक्चुअली हाँ, टेउल सेक्ट अपनी स्पेशल एडमिशन राइट का गलत यूज़ कर रहा है, ये मेरे सुनने में आया है, और वो लोग इससे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। वो बंदा बोलता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि टेउल सेक्ट अपने प्रिविलेज का गलत यूज़ कर रहा है अपनी खुद की ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए? और ये बंदा जो चाह रहा था वही सुनता है, मतलब ये चाह रहा होता है कि आयरन सॉर्ड जो सेक्ट है उससे रिप्लेस हो जाए टेउल सेक्ट। और ये आयरन सॉर्ड सेक्ट क्या है और आगे इसकी कितनी मतलब भूमिका है वो आपको आगे पता चलेगा। टेवन बोलता है कि आप मेरी बात को बिल्कुल भी मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे कोई चुगली करने नहीं आया हूँ या फिर आपको ये ना लगे कि मैं 108 पीक्स में स्पॉट लेने आया हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि मरिम अलायंस जो 108 पीक्स को प्रिविलेज देती है इसलिए ताकि हम उन लोगों को ऑनर कर सकें जो कि हमारे अलायंस के डार्केस्ट टाइम्स में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये प्रिविलेज का मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके अलायंस के एक मेंबर ने गलत फ़ायदा उठाया है और जो आपकी अलायंस की वैल्यूज़ हैं इससे उन वैल्यूज़ को फेड होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आता है। और वो यही सारी बातें इससे करता है, बेसिकली चुगली करने आया होता है टेबल अलायंस की। एंड यहीं पे ये सीन ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं अपने जेंसन को। हम देखते हैं कि उसने इस एलिक्सर को कंटेन कर लिया होता है और उसके अंदर एक भयंकर एनर्जी आ चुकी होती है, एक अलग ही लेवल का और आ चुका होता है और वो धीरे धीरे उसको डिवोर कर रहा होता है। वो बोलता है कि स्नो प्लम एलेक्सर ये अपने नाम को सार्थक करती है। इस पे जो रूमर्स थे कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने अराउंड 30 ईयर्स की इंटरनल एनर्जी को गेन कर लिया है इससे, और अब मैंने अपनी पास्ट लाइफ की भी इंटरनल एनर्जी को सरपास कर लिया है। और हम देखते हैं कि उसकी जो एनर्जी होती है वो एक बहुत भयंकर लेवल पे ग्रो हो चुकी होती है। और अब वो जब उसको मास्टर करके बाहर आता है तो वो देखता है कि जो एक केयर टेकर होता है वो उसका वेट कर रहा होता है। और जैसे ही जेंसन को वो देखता है तो वो बंदा उससे बोलता है कि यंग मास्टर आप फाइनली बाहर आ चुके हैं, आप बहुत दिनों से बाहर नहीं निकले थे, मुझे ये लगा कि आपको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जेंसन बोलता है कि क्या बहुत कुछ हो गया, छोड़ो, मेरे लिए कुछ खाने का लेके आओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो बंदा बोलता है कि इस टाइम पे कुछ खाने का, किचन तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। जिनसन बोलता है कि अरे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा ना, और साथ ही साथ अच्छा खासा एक हफ्ते का पैसा दूंगा, तो तुम जाके मेरे लिए खाना बनवाओ। और फिर वो एकदम से भागता है और बोलता है कि लेज़ी शेफ़ अभी सो रहा होगा, लेकिन मैं उसको उठा देता हूँ, पैसों के नाम पे तो वो भी उठ ही जाएगा। और फिर उसके बाद जिनसन बता रहा होता है कि वो जो उसका ड्रैगन ब्रेसलेट है जो कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर कंटेन कर लेता है, उसकी मदद से उसने बहुत सारे एनिमल्स के फर वगैरह बेचे और साथ ही साथ उनकी बॉडी या फिर और भी प्रीशियस चीज़ बेची, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए। वो बहुत सारी ऐसी वाइटल ऑर्गन्स या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे बेच पा रहा है और साथ ही साथ उनकी एनर्जी भी कंटेन कर ले रहा है। जिनसन बोलता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रैगन ब्रेसलेट की पावर है ये पावर बहुत ज़्यादा डेंजरस एबिलिटी है और ये एकदम सिमिलर है डेमोनिक कल्ट की आर्ट की तरह। और जो मरिम अलायंस है उन्होंने बहुत सारी ऐसी इसकी एब्जॉर्बिंग आर्ट बनाई हुई है, तो वो कहीं मेरी पावर को एग्जैक्टली उसकी ज़रा ना समझ लें। और अगर अलायंस को ये चीज़ पता चल गई तो सभी लोग सोचेंगे कि मैं कोई वो हूँ, मतलब स्पाई। और वो बोलता है कि मुझे अपनी इस पावर को हाइड करना पड़ेगा वरना मैं डेंजर में आ सकता हूँ, मैं कभी भी उन्हें पता नहीं लगने दूंगा कि मेरे पास ऐसी कुछ पावर है। और हम देखते हैं कि वो अपने ब्रेसलेट के ऊपर से कपड़ा बांध लेता है। उतने में ही वो बंदा इसका खाना लेके आता है और बोलता है कि यंग मास्टर आपका फूड रेडी है, हमारे शेफ़ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
और जिनसुन बहुत सारा खाना खाने लग जाता है और वो ऑलमोस्ट पूरा खाना ख़त्म कर देता है। जिनसुन जब खाना खा रहा होता है तो वो बंदा उससे बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आपने अभी वो रिसेंटली जो वायरल रूमर हुआ है उसके बारे में सुना है? जिनसुन बोलता है किस रूमर के बारे में? वो बंदा बोलता है कि जो गियर यंग फैमिली है मर्चेंट गिल्ड की, उन लोगों के बैंकेट से रिसेंटली एक प्रीशियस एलिक्सर की चोरी हुई है। लेकिन क्या आप इस पे बिलीव कर सकते हो कि जो एलिक्सर की चोरी हुई वो मिडल ऑफ द बैंकेट से हुई, इतने सारे लोगों को बीच से, इतनी क्राउडेड प्लेस से ऐसी चीज़ को चोरी करना, वो भी बिना किसी के नोटिस किए, ये तो सच में कोई प्रो बंदा कर सकता है। एनीवे, जो मरम अलायंस है उन लोगों ने एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दी है इसके पीछे, ताकि वो लोग कल्प्रिट को पकड़ सकें। और जिनसुन ये सुन के थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देता है और वो बंदा पूछता है कि क्या हुआ यंग मास्टर, क्या आपको पानी चाहिए? जिनसुन बोलते हैं नहीं नहीं, तुम मुझे आगे बताते रहो कि फिर उसके बाद मरम अलायंस ने क्या किया। और जिनसन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या उन लोगों को कोई एविडेंस मिला होगा। वो बंदा बता रहा होता है कि जो अलायंस की इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने किसी कल्प्रिट को टैग तो किया है। जिनसू ने सुनते ही और ज़्यादा शौक में आ जाता है और बोलता है कि क्या उन लोगों ने किसी को कैच किया है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने जिसे पकड़ा है वो रियल कल्प्रिट नहीं है और कोई इनोसेंट बंदा कल्प्रिट बन के अरेस्ट हो गया है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है कि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा था उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था, तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुन के जिनसन को थोड़ा सा ऐसे खुशी से मिलती है। और फिर उसके बाद वो बंदा बता रहा होता है कि उन्होंने पूरी की पूरी बैंकेट को इमीडिएटली बंद कर दिया और साथ ही साथ उसकी वजह से हमारे बहुत सारे कस्टमर्स भी चले गए। लेकिन लकीली किंगडम में एक और बैंकेट ऑर्गेनाइज होने वाला है। जिनसन बोलता है कि क्या, एक और बैंकेट? क्या इसको भी वही मर्चेंट गिल्ड वाले करवा रहे हैं? वो बंदा बताता है कि नहीं, इस बार जो बैंकेट हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले। जो सुनते ही जिनसन बहुत अजीब रिएक्शन देता है। वो बंदा बताता है कि जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है उसका जो लीडर है वो 60 ईयर्स का हो रहा है इस बार, और इसीलिए उन लोगों ने एक अच्छी खासी दावत रखी है जो कि 7 डेज और नाइट्स तक चलने वाली है। ये पीक सीज़न है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी इसमें बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, सारी डील हम ही को मिलती है। और जिनसुन तभी रियलाइज़ करता है कि ये वही टाइम है। वो बोलता है कि पास्ट लाइफ में जब आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर का 60th बर्थडे था तो उस बैंकेट में बहुत कुछ हुआ था। मेरी पास्ट लाइफ में जो मेरे फादर थे उनको उस बैंकेट में अपने घुटनों पे बैठ के एक बहुत भारी क्राउड के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उनको आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर से माफ़ी मांग के उनसे भीख मांगनी पड़ी। और ये सब कुछ हुआ उनके बेटे की वजह से, यानी कि जिनसुन, मैं। और वो बोलता है कि इस बार मुझे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में किसी भी हालत में नहीं जाना है। मैं वहाँ जाना अवॉइड करूँगा। मैं इस बार नहीं देख सकता कि मेरे फादर को फिर से ह्यूमिलिएट किया जाए। और अब उसके बाद जिनसुन अपना खाना खा के वहाँ से निकल जाता है और वो जाते जाते यही बोल रहा होता है कि नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के बैंकेट में नहीं जाऊँगा, ना ही मैं वहाँ जाके कोई भी बखेड़ा क्रिएट करूँगा। हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में इसने उसके ग्रैंडसन के साथ डुअल किया होता है, जिसकी वजह से इसके फादर को वो सारी माफ़ी वगैरह मांगनी पड़ती है। अब हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं टेबल सेक्ट का सीन, जहाँ पे सभी के सभी डिसाइपल्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इतनी गर्मी में हमें ट्रेनिंग करनी पड़ रही है और साथ ही साथ हम लोगों की डाइट भी इतनी कम हो चुकी है। इतने 100 वर्टिकल स्ट्राइक्स इस वेदर में, ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार स्वॉर्ड आर्ट है। उनमें से एक भाई बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तो अपने कूल सीनियर ब्रदर जिनसन की तरफ बनना था ना। वो बोलता है कि मुझे चिढ़ाओ मत, मैंने ये कहा था कि मैं उनके उनके ऊपर प्राउड हूँ क्योंकि उन्होंने हेवन स्वॉर्ड आर्ट को बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस कर लिया। और इन ये लोग सब आपस में लड़ रहे होते हैं कि आखिर जिनसन अभी है कहाँ। एक बंदा बोलता है कि क्या पता वो कहीं गए हों, वो ऑलमोस्ट एक हफ्ते से गायब हैं और एक हफ्ते से यहाँ नहीं आए हैं, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। दूसरा बंदा बोलता है कि क्या पता वो हम लोगों से दूर रह रहे हो क्योंकि उन्हें ऑकवर्ड फील हो रहा होगा कि उनकी वजह से हमारी जो सेक्ट है उसके फंड कट हो गए हैं। एक बंदा बोलता है कि उन्होंने हमारे भले के लिए ही हमसे दूर रहना ज़रूरी समझा होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि अगर वो हमसे दूर रहेंगे तो जो मर्चेंट गिल्ड वाले हैं वो हमारे अगेंस्ट रिटेलिएशन नहीं करेंगे। और दूसरा डिसाइपल बोलता है कि वेल, सीनियर ब्रदर जिनसन भले ही कितने भी अनोइंग क्यों ना हो लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी हैं और
तभी अचानक से एक बंदा बोलता है कि देखो जिनसुन आ गया। हम देखते हैं कि जिनसुन अपने सेक्ट के अंदर एंटर कर चुका होता है और वो अपना सारा सामान लेके वापस आ गया होता है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं आयरन स्वॉर्ड वालों के गेट पे नहीं गया इस बार, तो मेरी वजह से कुछ भी मौकरी नहीं होगी वहां पे मेरे फादर की। मेरी पिछली लाइफ में जब से ये सीन हुआ था, इसी के बाद से पूरा का पूरा टेबल सेक्ट उन लोगों से परेशान था। वो लोग हमारी बहुत ज़्यादा मौकरी करते थे। लेकिन इस बार मुझे कुछ भी ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं जाऊँगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे टेबल सेक्ट से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा उस बर्थडे बैंकेट में। तो हमारे रिलेशन ठीक रहेंगे और हमें कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए मुझे एक अच्छा बहाना ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इन सब लोगों को मना कर सकूं। अब जैसे जिनसुन एंटर करता है तो उसके सभी डिसाइपल उसके पास आते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम कहाँ थे बिग ब्रदर, इतने दिनों से वहाँ यहाँ वापस क्यों नहीं आए। जिनसुन उन सभी को देख के हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या तुम सभी लोग यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे वेलकम करने के लिए आए हो। जिनसुन अपने सारे के सारे डिसाइपल्स से बात कर रहा होता है, लेकिन उतने में उसको एक आवाज़ आती है कि जिनसुन यू ब्रैट, आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ थे, आखिर तुम कहाँ घूम रहे थे। और हम देखते हैं कि ये होता है आउटर हॉल मास्टर टेबल सेक्ट का। इसका नाम होता है जिन टाइसन और ये जिनसन का फादर होता है। जिनसन तभी अपने फादर को देखकर बोलता है कि फादर, और उसके पास आने लग जाता है। लेकिन उसका फादर बोलता है कि आखिर तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, जैसे हम बहुत टाइम बाद रियूनाइट हो रहे होंगे। और तभी जिनसन का फादर एक तेज का पंच उसके सर पे मारता है और बोलता है कि यू लिटिल ब्रैट, तुम ऐसे क्रेजी एक्ट कर रहे हो इतना सारा कचरा करने के बाद। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हमको क्या क्या देखना पड़ रहा है। तुमने जो हरकत करी है उसकी वजह से पूरी की पूरी जो टेबल सेक्ट है वो ऑलमोस्ट स्ट्रीट पे आ चुकी है। हम देखते हैं कि चोल यंग भी यहीं पे होता है और ये बोलता है कि ये बास्टर्ड जिनसुंग वापस आ चुका है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था जिनसुन इतने दिन से। मुझे बताओ कि आखिर तुमने क्या कोवाडली ट्रिक यूज़ करी थी मेरे ऊपर पिछली बार। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझसे एक प्रॉपर बैटल करो। तभी जिनसन उसे चिढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि ओ इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस कहाँ से आ रही है ब्रदर। तुमने जो स्नो पम्प पिल ली है, वो जो लेक्सर लिया है, वो तो सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल इफेक्ट दिखा रहा है। मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ, तुम कितने ज़्यादा रेडिएंट हो गए हो। और मैं तुम्हारे जैसे खतरनाक आदमी को कैसे डिफीट करूँगा। मतलब बेसिकली जिनसन उसको मजाक उड़ा रहा होता है और वो एकदम चिढ़ के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, और चिढ़ के भाग जाता है। और होंग इसे फिर से डांटती है कि आखिर तुमने उसे क्यों प्रवोक किया। जिनसन उनमें से किसी की भी बात पे ध्यान नहीं देता है, ना ही होंग की, ना ही अपने फादर की। और वो अपने सारे जूनियर डिसाइपल से बोलता है कि देखो बच्चों, मैं तुम सभी के लिए क्या लाया हूँ। और वो देखते हैं कि एक पोटली में जिनसन बहुत सारी कैंडीज लाया होता है, बहुत सारे स्नैक्स टाइप लाया होता है और बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। उसका फादर गुस्से में बोलता है कि यू ब्रैट, अगर तुम्हारे पास पैसे थे ही तो तुम राइस ले आते, आखिर ये स्नैक्स क्यों लेके आए। और ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से कि तुम इतने एक्सपेंसिव ट्रीट्स दे रहे हो। अब तभी होंग उसके पास आती है और बोलती है कि जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, लेकिन अब से तुम कहीं भी इधर उधर मत जाना, तुम यहीं पे रहना। जो ग्योरंग मर्चेंट ग्रुप है वो अभी अपने एलेक्जर वाले इंसिडेंट की वजह से थोड़ा बिजी है, और आयरन स्वॉर्ड मास्टर सेक्ट के 68 बर्थडे वाले बैंकेट की वजह से भी थोड़ा बिजी है। तो वो अभी बेयरली ही यहाँ टेबल सेक्ट में आते हैं। तो हमारे पास अच्छा मौका है कि हम मामले को थोड़ा ठंडा कर दें। और वो उससे एक बार फिर से गुस्से में बोलती है कि लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसे डिसअपियर मत हो जाना। और जिनसुन वो देखकर थोड़ा सा ऐसे इमोशनल सा हो जाता है। अब उसके बाद जिनसुन बोलता है कि तो आखिर जो आयरन स्वॉर्ड वाले का बर्थडे बैंकेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ येरोंग मर्चेंट ग्रुप जा रहा है। होंग बोलती है कि नहीं, टेउल सेक्ट को भी वहाँ पे जाने का इनविटेशन आया हुआ है। और उतने में ही जिनसन अपने मन ही मन में बोलता है कि तो इन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है जाने के लिए। होंग बोलती है कि और वैसे भी अगर हम उनके इनविटेशन को डिक्लाइन करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जिनसन मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके कोई ना कोई बहाना ढूंढना होगा। लेकिन उतने में उसका फादर बोल देता है कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में मैं अकेला जाऊंगा, बाकी के तुम सभी लोग यहीं रहोगे। जिनसन को रियलाइज नहीं हो रहा होता है कि आखिर अचानक से उसके फादर को क्या हुआ। अब तभी जो जिनसन के डिसाइपल्स होते हैं वो उसके पास आते हैं और उसको दिखाते हैं कि उन लोगों ने जिनसन के लिए बहुत सारा राइस केक बचा के रखा होता है।
जो कि वो उस पार्टी में खा के आए थे। और वो बोलते हैं कि आप इतने दिनों से घर नहीं आए थे, तो ये राइस केक थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया है। लेकिन जिनसन को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो ख़राब राइस केक लेके खा जाता है और बोलता है कि शुक्रिया। उसके डिसाइपल्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा सिर्फ एक बैंकेट मिस होगा, लेकिन अगली बार हम किसी दूसरे बैंकेट में जाके फिर से अच्छा खाना खा लेंगे। और वो आपस में ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जिनसन बोलता है कि अगर हमने इस बार इनके बैंकेट को स्किप कर दिया, तो आगे फिर से ये हमें अपने बैंकेट में इनवाइट करेंगे, और कभी ना कभी तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। हम हमेशा उनके इनवाइट को डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा हमें इंसल्ट करते रहेंगे। हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं, दो बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो इन डिसाइपल्स पे भी बहुत सारा जुल्म करेंगे, और ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। कभी ना कभी तो हमें उनका जवाब देना ही पड़ेगा। तो आखिर पहली बार से ही उन्हें क्यों इग्नोर करें। और जिनसन डिसाइड कर लेता है कि वो आयरन स्वॉर्ड वालों के वहाँ जाएगा, उनके बैंकेट को अटेंड करेगा। अब उसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में वो बैंकेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सभी लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं और अंदर की ओर जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे टेउल सेक्ट से भी ये लोग आए होते हैं, जिनसन और बाकी लोग। जिनसन के सेक्ट का एक सीनियर हॉल मास्टर उसको बोल रहा होता है कि जिनसन, तुम एक बात को ध्यान से सुन लो। तुम्हें अंदर जाके कुछ भी अदर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, लेकिन बिल्कुल भी रैशली एक्ट मत करना। सोच समझ कर एक्ट करना। और जिनसन उनसे बोलता है कि आप मेरे ऊपर कहीं कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहे हैं। कहीं आपको सेक्ट लीडर ने इसीलिए तो यहाँ पे नहीं भेजा है ताकि आप मेरे ऊपर नज़र रख सकें। वो बंदा जिनसन से बोलता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तुम अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो, समझ गए। जिनसन बोलता है हाँ ठीक है, मैं तो पेशेंट रहूँगा, लेकिन अगर लोग ज़बरदस्ती मेरे से फाइट पिक करेंगे तो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें उसको भी सहने के लिए बोल रहा हूँ। चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी तुमने बहुत सारा ट्रबल क्रिएट कर दिया है, तो तुम मेरी बात को समझ जाओ। जिनसन उनसे बोलता है कि पहले तो आप कभी भी मेरे बारे में इतना केयर नहीं करते थे, लेकिन अचानक से आखिर आपको क्या हो गया। आप मेरे फादर के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करते हैं। आपकी हरकत भी एकदम उन्हीं की तरह है। वहीं जिनसन अपने फादर को नोटिस कर रहा होता है, और वो देखता है कि उसके फादर जब से यहाँ आयरन स्वॉर्ड गेट पे आने का डिसाइड हुआ है, उसके बाद से थोड़े से शांत से हो गए हैं। और इसके पीछे का रीज़न जिनसन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होता है। और वहीं जो हॉल मास्टर होते हैं, उनसे जिनसन बोल रहा होता है कि ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, मैं बिल्कुल भी कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा। और वो बंदा जिनसन से बोलता है कि हाँ एकदम ठीक। अब उन दोनों के बीच में ये बातें चली रही होती है, उतने में ही हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग आ रहे होते हैं, जो कि इनसे बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, रास्ते से हट जाओ ताकि हम लोग आगे जा सकें। हमारे कंपेनियंस ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, और उन्होंने हम सभी के लिए जगह रखी हुई है, इसलिए हम सबको आगे जाने दो। जो हॉलमास्टर होता है वो बोलता है कि क्या, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रुप आगे जाने वाला है? क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। उतने में उनका एक बंदा आगे आता है और बोलता है कि सुन लो तुम, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं हूँ गुयांग, और हम हैं ग्रीन बैम्बू फोर्ट्रेस से। हम उस सेक्ट के हैं। तो अब अगर तुम हमें रिकॉग्नाइज कर लिए हो, तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बड़ा सीन क्रिएट मत करो, और हमें सीधा आगे जाने दो। और जैसे ही वो अपना नाम अनाउंस करता है, उतने में हम देखते हैं कि वो जो ग्रेयोंग गिल्ड मर्चेंट गिल्ड वाले बाप बैठे होते हैं, वो दोनों के दोनों हमारे हॉलमास्टर को धक्का मार के आगे आ जाते हैं, और बोलते हैं कि ग्रीन बैम्बू फोर्ट्रेस अमेजिंग प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि जियांगसू प्रोविंस में है, आप सभी हमें माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ आगे आइए। और वो बंदा बोल रहा होता है कि चलो, किसी में तो यहाँ पे कॉमन सेंस है जो कि हमें पहचान सकता है। जिनसन सोचता है कि ये गुआंगसा, ये ग्रीन बैम्बू फोर्ट्रेस का लीडर है, और फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा गे चोल के साथ, जो ये चोल वाले हैं, इनके साथ दोस्ती कर लेगा, और इनकी पूरी गिल्ड मिलकर हमारे जो सेक्ट है, हमारा टेबल सेक्ट है, हमारे डिसेबल्स को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, उनको बहुत ज़्यादा रफली ट्रीट करेगी। अब ये जो ग्रीन बैम्बू फोर्ट्रेस वाले होते हैं, इनमें से कुछ बंदे बोलते हैं कि देखो इस सेक्ट लीडर को, ये एकदम से कितना ज़्यादा शांत हो गया हमारा नाम सुनते ही। ये एक पिग लाइक लीडर है, और ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। इनकी सेक्ट सच में कितनी ज़्यादा बेकार है। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, ये वही टेउल सेक्ट है 108 पीक्स से। और सभी लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये सेक्ट आखिर 108 पीक्स के अंदर कैसे आ गई।
खैर जो भी है, अगर इनका ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ये 108 पीक्स से बाहर हो जाएंगे। लेकिन उतने में जो जिनसन होता है वो अचानक से आगे आता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा, तुम कौन से सेक्टर से हो? ग्रीन बैम्बू व्हाट? आखिर तुमने क्या नाम लिया? क्या तुम दोबारा बोल सकते हो, क्योंकि मैंने इस नाम के बारे में कभी भी नहीं सुना। आखिर ये किस जगह लोकेटेड है? क्या ये आउटर शहर की ओर लोकेटेड है? और इतने में जो गुआंगसा होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ग्रीन बैम्बू फोर्ट्रेस की इंसल्ट करी। और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, मानो अब यहाँ पे एक फाइट स्टार्ट होने ही वाली है। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई तो आता है और बोलता है कि आखिर यहाँ से ऐसी किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपनी स्वॉर्ड निकाल के जिनसे उनकी गर्दन पे रख दी होती है। लेकिन उतने में वहाँ पे एक वुमेन आई होती है और सभी लोग उसको देखकर बोल रहे होते हैं कि ये वही ब्यूटीफुल वल्फ आयरन स्वॉर्ड है। ये बेसिकली इसका निकनेम होता है, इसको ब्यूटीफुल वल्फ कहा जाता है आयरन स्वॉर्ड की। और ये यहाँ के सेक्ट लीडर की ग्रैंड डॉटर है। और सभी लोग इसको देखकर बोल रहे होते हैं कि जितने इसके बारे में र्यूमर्स थे, ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो सभी को बोलती है कि तुम सभी लोग मेरे ग्रैंडफादर के बर्थडे बैंकेट में आए हो ना, तो यहाँ पे कोई भी खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है। बैंकेट में आए हो तो उसको एंजॉय करो। और इसका नाम होता है स्योंग मोरैन। और अभी के लिए टेम्पररी यहाँ पे इनकी फाइट रुक जाती है। इसके बाद हमें आगे पता चलता है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में। हमें पता चलता है कि ये एक राइजिंग सेक्ट है जो कि आज से सिर्फ 150 साल पहले फाउंड हुई है। उनका टेउल सेक्ट में किसी से भी कोई भी ग्रज नहीं है हिस्टोरिकली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग उस सेम जगह पे सेटल हो गए जहाँ पे टेउल सेक्ट भी सेटल है। और जैसे कि कहावत है कि एक स्काई के अंदर दो सन नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है वो अपने आप को एक्सपेंड तो करे जा रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो टेउल सेक्ट की जगह ले 108 पीक्स के अंदर। और इसीलिए धीरे धीरे उन दोनों के बीच के ग्रजेस बढ़ते गए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जेंसन, वो बता रहा होता है कि उसके रिग्रेशन से पहले जो टेउल सेक्ट था उसने अपने आयरन स्वॉर्ड के लीडर के 68 बर्थडे बैंकेट को अटेंड किया था। ये अपने पास्ट लाइफ की बात बता रहा होता है कि सेम इंसिडेंट में जहाँ पे आज ये 68 बर्थडे को अटेंड करने आया है, पास्ट लाइफ में जब ये इसको अटेंड करने आया था तो उस समय पे हुआ ये था कि जो यंग मास्टर्स थे उनके लिए एक अलग बैंकेट अरेंज हुआ था और जिसमें ये होंग और साथ ही साथ जो चोल यंग है उसने पार्टिसिपेट किया था टेउल सेक्ट की तरफ से। और बोलता है कि वहाँ मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर के ग्रैंडसन से, और उसने मुझे चैलेंज किया था डुअल के लिए। और मैंने उसके डुअल को एक्सेप्ट कर लिया था, इवन दो मैं जानता था कि मैं वो डुअल को हारूंगा। और जैसे ही मेरे फादर को इस डुअल के बारे में पता चला तो वो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के सामने गए और उन्होंने अपोलोजाइज किया। और काउंटलेस लोगों के सामने टेउल सेक्ट की बेइज्जती हुई। और मैं जानता हूँ कि इस बार भी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे ये सब करने के लिए। इस बार भी ये सेम सीन रिपीट होगा, लेकिन मैं इस बार इसके लिए रेडी रहूँगा। अब उसके प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी ये ग्रैंड डॉटर होती है आयरन सेक्ट लीडर की, ये सभी से बोलती है कि तुम मेरे फादर के बैंकेट में आए हो तो इसको अच्छे से एंजॉय करो। ये जो बैम्बू वाला बंदा होता है ये तभी उससे बोलता है थोड़ा सा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो आदमी है जिनसन, सब कुछ इसी का फॉल्ट है, इसने हम लोगों का मजाक उड़ाया। लेकिन तभी ये बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि तुम लाइन में लग के अपने कंपेनियंस के लिए भी जगह बचा सकते हो। तो तुम्हें लाइन में पीछे जाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, समझे? और फिर उसके बाद ये सबसे बोलती है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में लेट हो गई। मेरा नाम है सियोंग मोरैन और मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की ग्रैंड डॉटर हूँ। और फिर वो जिनसन से बोलती है कि यहाँ पे जो भी हुआ मैं उसके लिए अपोलोजाइज करती हूँ। खैर, ये हार्डली एक कंपेंसेशन है, लेकिन मैं तुम लोगों को एस्कॉर्ट कर सकती हूँ। अब जब ये लोग आगे की तरफ को जा रहे होते हैं तो गेल चियोंग यंग ये आता है ग्रैंड डॉटर के पास और उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि आपके बारे में जो रूमर्स थे वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये इसको इग्नोर करते हुए बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिनसुन को भी समझ नहीं आया होता है कि आखिर ये जो सियोंग मुरैन है इसने उसको यहाँ पे क्यों बचाया या फिर इसकी साइड क्यों ली। ये बोल रहा होता है कि उसके रिग्रेशन से पहले तक भी मुरैन के हमारे सेक्ट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं थे। तो आखिर इसका कुछ और मोटिव है इस सब के पीछे। खैर आगे देखा जाएगा।
और उसके बाद मोरियाना सभी से बोलती है कि हम लोग अपनी जगह पे आ गए हैं। हम देखते हैं कि ये लोग आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बैंकेट हॉल के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे जिनसुन हमें बताता है कि ये जो सामने बंदा बैठा है ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर है और इसका नाम है स्योंग चैन वॉल। और इसके बगल में एक और बंदा बैठा होता है जिसका कि नाम होता है स्योंग जूटैक। और ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर का यंग सेक्ट लीडर होता है। और जो अभी हमने सामने बंदा देखा था जो कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर होता है ये उसका बेटा है। और मोरैन भी इन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये इंसान मेरे फादर हैं। अब उसके बाद ये लोग और आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी जो चोल यंग और इसका फादर होता है ये दोनों के दोनों गिल्ड वाले ये जाते ही सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि सेक्ट लीडर आखिर आप कैसे हैं, क्या आप ठीक हैं। और ये जो बंदा होता है ये इनसे बोलता है कि हे गियोरियंग मर्चेंट गिल्ड लीडर, आखिर तुम इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ क्यों कर रहे हो, हमारे बीच ऐसी कोई भी वॉल्स नहीं है। और तुम अपने बेटे को भी यहाँ पे लाए हो, तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे एंजॉय करो। अब जो मोरैन होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर ये टेउल सेक्ट के लोग हैं, आपको इन्हें भी ग्रीट करना चाहिए। लेकिन उतने में उसका बाप एकदम अजीब नज़रों से उनकी तरफ को देखता है। अब उसके बाद जो जिनसन का फादर होता है और साथ ही साथ जो टेबल चेक के दूसरे हॉल मास्टर होते हैं वो दोनों ही इसको ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि आपको हमारी ग्रीटिंग्स। लेकिन ये जो मोरैन का फादर होता है ये बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, तुम मरियम अलायंस में हो ना, और तुम जिन टाइसन 20 ईयर्स हो गए उस इंसिडेंट को लेके, है ना। और जिनसुन भी ये बात सुन लेता है और बोलता है कि क्या, कौन सा इंसिडेंट आखिर। अब जो मोरेन का फादर होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे सेक्ट का लीडर होंग कैसा है, और जो तुम साथ में बच्चों को लाए हो, ये जो लेडी को लाए हो, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये सेक्ट लीडर की डॉटर है ना। और ये जो साथ में दूसरा लड़का है आखिर ये कौन है। हॉलमास्टर बताता है कि ये आउटर हॉलमास्टर का सन है, इसका नाम जिनसोन है। मोरेन का फादर बोलता है कि इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, मुझसे ये मत कहना कि ये टेउल सेक्ट के बेस्ट प्रोस्पेक्ट हैं। सच में अगर टेउल सेक्ट इसी हिसाब से चलता रहा तो बहुत समय बाद तुम्हारा डाउनफॉल ज़रूर आ जाएगा। आखिर तुम अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में क्यों वेस्ट कर रहे हो। उतने में जिनसुन पीछे से बोलता है कि क्या ये कोई गुंडा मवाली है क्या, इसके मुंह से जितने भी शब्द निकल रहे हैं ये सच में कितने ज़्यादा इरिटेटिंग है। ये सुनते ही इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आयरन सेक्ट की यंग लीडर को। और ये बोलता है कि क्या, आखिर तुमने अभी अभी ये क्या कहा। तभी जिनसुन बोलता है कि ओह माय अपॉलजीज, मैं ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में कहना चाहता था लेकिन गलती से ये मेरे मुंह से बाहर निकल गई। वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। जिनसन बोलता है कि वेल ऑनेस्टली क्या ये ट्रू नहीं है, तुमने अभी अभी मेरे सेक्ट की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी, इतनी सारी चीज़ें बोली मेरे सेक्ट के बारे में, तो क्या मुझे वो सुन के गुस्सा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने गलती से तुम्हारे बारे में ये सब बोल दिया। ऑल दो ऐसा कहा जाता है कि एक वाइज मैन वो होता है जो कि एक इल मैनर्ड बेवकूफ़ आदमी के सामने भी रूड ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम जैसे आदमी के सामने रूड हो गया तो ये सच में मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं कि आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को गुंडे मवालियों का सेक्ट बोल रहा है। और उतने में ही हम देखते हैं कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के यंग लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो इसके ऊपर एक ग्लास फेंक के मारने ही वाला होता है। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि उसको एक बंदा बोलता है कि सेक्ट लीडर मरियम अलायंस के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट अभी अभी आ गए हैं। वो यहाँ पे आ गए, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइए और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट को ग्रीट करिए। और उतने में ही हम देखते हैं कि फिलहाल के लिए ये जिनसन वाला मैटर ठंडा हो जाता है। बैंकेट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब वहाँ से उठ के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट को ग्रीट करने चले जाते हैं और सभी लोग भागे भागे जा रहे होते हैं उधर। और जो मोरैन का फादर होता है वो भी चीफ स्ट्रेटेजिस्ट को ग्रीट करने जा रहा होता है और जाते जाते वो जिनसन को एकदम गंदी नज़रों से देखता है, मानो बाद में वो उसको मज़ा चखाएगा। अब जो होंग होती है वो सभी से बोलती है कि क्या हमें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिनसन बोलता है कि बहुत सारे लोग चीफ स्ट्रेटेजिस्ट से मिलने जा रहे हैं और वो सिर्फ उधर जाके उनकी चाटने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम अच्छी सीट्स में खुद को सेटल कर लें। लेकिन जिनसन उतना बोलता ही है, उतने में ही जो हॉल मास्टर होता है वो जिनसन को पकड़ता है और बोलता है कि आखिर तुमने फिर से इतनी हरकत क्यों करी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिहेव करना सीखो,
तुमने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की यंग लीडर से आखिर उस तरह बदतमीजी से क्यों बात करी? जिनसन उससे बोलता है कि ओ हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि उस समय पे जब हमारी बाहर उनसे लड़ाई होने वाली थी तो मैंने देखा था कि आप कैसे यंग सेक्ट लीडर के खिलाफ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने वाले थे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने एक्शंस को कंट्रोल करना चाहिए। वो लोग पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं कि वो हमें प्रोवोक करें ताकि हम उन लोगों के ऊपर पहला अटैक करें। और मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने वो सब इसलिए कहा क्योंकि मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। और मुझे सबसे पहली चीज़ ये बताओ कि आखिर 20 ईयर्स एगो ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग सब वो बात सुनते ही एकदम शांत से हो गए थे। और हम देखते हैं कि सभी लोग एकदम फिर से शांत हो जाते हैं। उतने में ही जो मुरैन होती है वो इन सबसे बोलती है कि चलो ना हम लोग अंदर जाके बात करते हैं, मैं आप सभी को अच्छी अच्छी सीट्स की ओर ले जाऊंगी, तो चलो। और हम देखते हैं कि हॉल मास्टर तभी अचानक से अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि चलो हमको अंदर अच्छी अच्छी सीट्स मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि ये सारे टेबल सेट वाले एक अच्छी सी सीट पर बैठ जाते हैं और इनके साथ मोरैन भी होती है। मोरैन अपने जिनसन से बोलती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है यंग मास्टर? जिनसन बोलता है कि मेरा नाम है जिन सो वुन। जिनसन उससे बोलता है कि तुम तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से हो, तो क्या तुम चीफ स्ट्रेटेजिस्ट से मिलने नहीं जा रही हो? मोरैन बोलती है कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के जो रूल्स हैं उसमें वुमेन को इम्पोर्टेंट मैटर्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा अगर मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रही तो। हमें पता चलता है कि जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है उनके दो चिल्ड्रन हैं, मतलब जो उनके सेक्ट लीडर है उनके दो चिल्ड्रन हैं। पहला स्योंग मो हायन जो कि इनका बेटा है, और दूसरा ब्यूटीफुल वुल्फ आयरन स्वॉर्ड जिसको कि स्योंग मोरैन कहा जाता है। जिनसन बता रहा होता है कि जो इनका बेटा है ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड यानी कि स्योंग मोहायन, उसने स्टार्टिंग से ही जितने भी अपने सेक्ट के चीज़ें रिसोर्सेज वगैरह थी उन सभी को मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया, और इसीलिए उसी को कंसिडर किया जाता है जो कि आगे जाके इनके सेक्ट को इनहेरिट करेगा। मतलब आगे जाके जो इनके सेक्ट का लीडर बनेगा वो यही है, इसका भाई। और वो बोलता है कि दूसरी ओर जो इसकी बहन है सोंग मोरैन, स्टार्टिंग से इसके पास बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी थी, लेकिन इसने इन सभी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब प्रेजेंट सीन में जिनसन इससे बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट क्यों दे रही हो टेबल सेक्ट को? वो बोलती है कि तुम ये सब बातें छोड़ो, ऑल दो मैं अपने फादर की तरफ से तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ बाहर जो कुछ भी हुआ था। वो बोलती है कि हम लोगों को गेरियोंग मर्चेंट गिल्ड से भी डील करनी है पास्ट में, तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा रूड बिहेव कर दिया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको भी प्रायोरिटाइज करना था। तो खैर जो कुछ भी है, जिनसन बोलता है कि अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई है, तुम उनको कंट्रोल में कर सकती हो। मोरेन बोलती है कि तुम बहुत अच्छे जोक करते हो। अब जिनसन उससे बोलता है कि एनीवे कुछ है ऐसा जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। वो बोलती है पूछो। जिनसन बोलता है कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट आखिर क्या करना चाहता है जो उन्होंने टेबल सेक्ट को यहाँ पे इनवाइट किया है? आखिर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के ट्रू इंटेंशन क्या है? मोरैन बोलती है कि ये एक बैंकेट है और बैंकेट सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए होता है, आखिर इसके पीछे क्या इंटेंशन होगा? जिनसन बोलता है कि पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे अच्छे खासे बैंकेट्स में मर्डर्स हुए हैं, तो तुम ये बात तो मत बोलो कि बैंकेट सेलिब्रेशन के लिए होता है। अब मोरेन यहाँ से जाने लग जाती है और बोलती है कि तुम सच में एक इंटरेस्टिंग वॉरियर हो जिनसन। काश मैं यहाँ पे रुक के तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड कर पाती और तुम्हारे सस्पिशन को दूर कर पाती, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, तो हम मिलते हैं बाद में। और फिर उसके बाद वो यहाँ से जाने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि वेंकट को अच्छा खासा टाइम हो जाता है। हम देखते हैं कि पूरे बैंकेट में जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब सियोंग मोरैन को ढूंढ रहे होते हैं, उसके साथ बैंकेट को स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मोरैन अपनी फैमिली हाउस की छत पे बैठी होती है और बोलती है कि हाँ अब मैं फाइनली अच्छे से सांस ले सकती हूँ। यहाँ पे पूरे के पूरे बैंकेट में एक भी डिसेंट आदमी मुझको नहीं दिखा, सब के सब एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। स्टिल जो यंग वॉरियर जिनसोन है जो कि टेबल सेक्ट का है वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। उसकी इंटरनल एनर्जी सच में इनसिग्निफिकेंट थी, और इवन जो बड़े बड़े लोग थे जैसे ग्रीन बैम्बू कासल वाले या फिर चाहे वो मेरे फादर ही क्यों ना हो, उसने अपना सर बिल्कुल भी नीचे नहीं किया और वो एकदम कॉन्फिडेंट उन सभी के सामने खड़ा था। वो सोच रही होती है कि क्या जिनसन आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वालों से भी नहीं डरता है या फिर वो सच में थोड़ा सा इंसेन है।
और हम देखते हैं कि वो इधर उधर को देख रही होती है। उतने में ही उसे होंग दिखती है। वो बोलती है कि ये तो वही लड़की है जो कि टेबल सेक्ट वालों के साथ आई है, और आखिर ये च्योल यंग के साथ कहाँ जा रही है। और तभी उसको याद आता है कि उसके ब्रदर ने उसको बताया था कि वो लोग एक अलग बैंकेट अरेंज करवा रहे हैं, जो कि सभी के सभी सेक्ट के यंग डिसाइपल्स के लिए होगा, जहाँ पे वो लोग साथ में आएंगे। और वो बैंकेट आज रात को ही ऑर्गेनाइज होने वाला था। और तभी उसको रियलाइज़ होता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है। और वो समझ जाती है कि च्योल यंग होंग को उसी बैंकेट में ले जा रहा है। और वो सोच रही होती है कि अगर ये लोग वहाँ जा रहे हैं तो आखिर जिनसन उनके साथ क्यों नहीं है। क्या इन्होंने जिनसन को नहीं बताया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जिनसन के गेट के बाहर पहुंच जाती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी। जिनसन बोलता है कि स्योंग, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सियोंग मोरैन इसको बताती है कि जो हमारे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है उसने एक बैंकेट प्रिपेयर किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यंग लीडर्स के लिए है, ताकि हम लोग फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें भी उसके लिए ले चलूं, ताकि तुम भी उसको ज्वाइन कर सको। जिनसन बोलता है कि शुक्रिया, लेकिन मैं उस बैंकेट में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जिनसन जिस पास मेमोरी के बारे में बता रहा होता है कि वहाँ पे उसके आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर के डिसाइपल से वही फाइट हुई, ये वही बैंकेट है। और इसीलिए जिनसन इसको मना कर देता है। जिनसन मोरैन से बोलता है कि आज के दिन में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, और अब मैं फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से मतलब एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो इसलिए टेबल सेक्ट का कोई भी डिसाइपल वहाँ नहीं जाने वाला है। मुरैन बोलती है कि क्या क्या तुम सच में सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी सेक्ट की लेडी होंग को वहां जाते हुए देखा। वो च्योल यंग के साथ वहां पे गई है। जिनसुन अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ में रिग्रेशन से पहले इसी बैंकेट में इनके यंग चाइल्ड मोयान के साथ मेरी फाइट हुई थी, और उसकी वजह से मेरे फादर को अपोलोजाइज करना पड़ा, और टेबल सेक्ट की बहुत बेइज्जती हुई थी, और इसीलिए मैं इस बैंकेट को अवॉइड करना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इस बैंकेट को अटेंड करना ही पड़ेगा। मैं जूनियर सिस्टर होंग को ऐसी प्लेस पे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो बोलता है कि हो सकता है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वालों ने यहाँ पे कोई ट्रैप सेट किया हो। अब उतने में ही जो मोरैन होती है वो बोलती है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले किसी गेस्ट को इनवाइट करेंगे और उनके लिए ट्रैप सेट करेंगे। जिनसुन बोलता है कि हाँ, क्या तुम कुछ भी नहीं जानती हो, या फिर तुम सिर्फ मेरे सामने दिखावटी होने का नाटक कर रही हो। वो बोलती है कि इस आफ्टरनून की तरह ऐसा लगता है कि अभी भी तुम्हारे दिमाग से ये भूत नहीं गया। तुम आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले को इतना इंफीरियर क्यों समझते हो। हमारे कुछ रूल हैं, और किसी भी तरीके से हम लोग इतने चीप टैक्टिक्स को नहीं परफॉर्म करते हैं। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वालों की अपने आप में कुछ रेपुटेशन है। जिनसुन अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि इनका जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है उसमें वैसे भी फीमेल्स को इम्पोर्टेंट मैटर्स से बाहर रखा जाता है। शायद ऐसा है कि इसको सच में नहीं पता है कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले क्या प्लॉट कर रहे हैं। मोरन बोलती है कि हाँ, भले ही आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले टेबल सेक्ट वालों को अपना कॉम्पिटिटर समझते हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक रेप्यूटेड सेक्ट हैं। हम लोग कोई गली के गुंडे नहीं है जो हम चीप टैक्टिक्स करेंगे। जिनसुन एकदम हंसता हुआ बोलता है कि चलो फिर ठीक है, मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ। इस बैंकेट में तुम्हारा जो ब्रदर है सियोंग मोयान, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा जहाँ पे वो टेबल सेक्ट को बेइज्जत कर सके। और इवन मैं उस मैटर पे नहीं भी देखूंगा तो इवेंचुअली वो टेबल सेक्ट को सिर्फ एक हंसी का मजाक बना देगा, हंसी का पात्र बना देगा, और वो हमारी बेइज्जती करेगा। मोरैन बोलती है कि मैंने तुम्हें मिस जज किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हीं आदमियों की तरह हो जो कि कहीं ना कहीं अपने अंदर एक सफरिंग कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं, और तुम अपने अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए हो। जिनसन बोलता है कि आई होप कि ये सिर्फ मेरा एक डिल्यूजन है, लेकिन देख लेते हैं कि आखिर रियलिटी क्या है। अब हमें बैंकेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बैम्बू सेक्ट वाला होता है ये सभी से बोल रहा होता है कि तो यहाँ पे हम सब बैंकेट में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एक बात ये है कि हमारे बीच टेबल सेक्ट भी है, और टेबल सेक्ट अभी भी 108 पीक्स का पार्ट है। ये एक एक्सेप्शनल ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बीच की बाधा बनी हुई है ना। इवन जो गेरयोंग मर्चेंट ग्रुप है उनको भी मजबूरन टेबल सेक्ट का पार्ट बनना पड़ रहा है,
क्योंकि इनके पास टेबल सेक्ट वालों के पास पावर जो है स्पेशल एडमिशन की। और सभी लोग होंग की तरफ को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा इस टेबल सेक्ट की लेडी को देखो तो, ये अपने सेक्ट को डिफेंड करते हुए कुछ कह भी नहीं पा रही है। और आखिर ये कहेगी भी कैसे? इसके सॉर्ड इसके सेक्ट को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है। ये बंदा बोल रहा होता है कि क्योंकि इसके सेक्ट का सीनियर जिनसुन यहाँ पे नहीं है, तो चलो टेउल सेक्ट की ऑफिशियल स्टांस को सुन लेते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। और वो होंग की तरफ को आता है और बोलता है कि टेउल सेक्ट की भलाई इसी में है कि टेउल सेक्ट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, है ना? क्या तुम इससे एग्री करते हो? और हम देखते हैं कि होंग काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। और उतने में हम देखते हैं कि उस जगह पर जिनसन आ जाता है और जिनसन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। जिनसन को देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये तो वही है ना जिसने दिन में भी ट्रबल क्रिएट किया था। वहाँ पे मोरैन भी आती है और उसको देखकर वो जो बैम्बू वाला होता है वो बोलता है कि यंग लेडी, मुझे नहीं पता था कि आप बैंकेट ज्वाइन कर रही हैं, आप यहाँ पे बैठ सकती हैं। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे अटेंड करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने गेस्ट को एस्कॉर्ट करने आई थी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये जो च्योलियंग होता है ये एकदम जेलस हो जाता है और बोलता है कि जिनसुन, आखिर लेडी सियोंग तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं? तभी जिनसन ऑर्डर देता है कि मेरे लिए यहाँ पे एक अच्छी टेबल ऑफ ड्रिंक प्रिपेयर करो, समझे? वो बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि यंग ब्रदर तुमसे कुछ पूछ रहा है? और अब देखते हैं कि इनके बीच ऐसी फिर से कहासुनी शुरू हो जाती है। उतने में ही होंग बोलती है कि इनफ, स्टॉप फाइटिंग। और वो जिनसन से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए? मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आके फिर से कोई इंसिडेंट क्रिएट करोगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे आई। कि जो बैम्बू फोर्ट्रेस वाला बंदा होता है ये जिनसन से बोलता है कि तो तुम ही हो ना जिनसन, टेउल सेक्ट के? तुमने मेरी और तुम्हारी जूनियर डिसाइपल के बीच की कन्वर्जेशन को रोका कैसे? और अब क्योंकि तुम उसके बिहाफ में आंसर दे रहे हो तो मैं तुम्ही से बात करूंगा। और हम देखते हैं कि जिनसन उसकी बात को इग्नोर करते हुए खाना खाना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे ये बैम्बू फोर्ट्रेस वालों को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है और बोलता है कि ग्रीन बैम्बू कैसल वाले, उन्हीं के एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो अच्छी खासी एक राइजिंग पावर थी एनहुआई में और उन्होंने बहुत समय पहले ही 108 पीक्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। लेकिन आखिर वो क्यों अभी तक इसको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं? क्योंकि उनके जो एग्जिस्टिंग सेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हैं। और इसका रीज़न ये है कि ग्रीन बैम्बू ब्लड इंसिडेंट जो हुआ था आज से 60 साल पहले। और ये सुनते ही ये जो ग्रीन बैम्बू वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर जिनसन इनके इस इंसिडेंट के बारे में कैसे मेंशन कर रहा है। जिनसन बोलता है कि तुम्हारे ही सेक्ट के जो ब्रदर्स थे वो आपस में फाइट कर गए थे एक दूसरे के अगेंस्ट क्योंकि उन्हें कासल मास्टर की पोजीशन चाहिए थी और इस पोजीशन को लेके तुम्हारे सेक्ट की एकदम तबाही हो गई थी। और अगर कोई सेक्ट इतना बेकार है कि वहाँ पे इंटरनल फाइट्स ही इतनी ज़्यादा हैं, तो आखिर कोई भी अलायंस उन्हें अपने अंडर में क्यों लेगी? और शायद यही रीज़न है कि मरिम अलायंस ने भी तुम लोगों को अपने अंडर में नहीं लिया। और जैसे ही जिनसन ये बोलता है हम देखते हैं कि जो एक ग्रीन बैम्बू वाला एक बंदा होता है वो आते ही जिनसन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के बारे में इतनी डिसरिस्पेक्टिंग बात करने की? तुम आखिर हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? अब उतने में ही हम देखते हैं कि जो मुरैन का भाई होता है वो उठ के यहाँ को आने लग जाता है और बोलता है कि तुमने हमारे गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट किया। जो गेस्ट हमारे इनविटेशन से यहाँ पे आए थे वो लोग हमारे गेस्ट थे, यानी कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के गेस्ट, और तुमने उनकी इंसल्ट करी। इसका मतलब तुम लोगों ने हमारे सेक्ट की इंसल्ट करी। उतने में ही हम देखते हैं कि जो मुरैन होती है वो बोलती है कि ब्रदर, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? ग्रीन बैम्बू कैसल वालों ने पहले इंसल्ट शुरू करी थी और फाइट भी। उसका भाई बोलता है कि मोरैन, इस सिचुएशन से बाहर रहो, मैंने देखा कि आखिर किसने क्या चीज़ करी थी। होंग तभी सोच रही होती है कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो जिन अपना टेम्पर खो देगा और फिर उसके बाद टेबल सेक्ट के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे जिनसुन को रोकना पड़ेगा। और वो बोलती है कि यंग मास्टर सियोंग, मैं सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती हूँ, मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। लेकिन तभी जिनसन उठते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा प्लीजेंट बैंकेट बिगाड़ दिया है ना? मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है यंग मास्टर सियोंग, आप अपना बैंकेट अच्छे से एंजॉय करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं आपके बैंकेट को और ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ, तो प्लीज़ शांति से मुझे यहाँ से जाने दो। और वो बोलता है कि जूनियर सिस्टर होंग, चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है
उतने में ही जो मुरैन का भाई होता है वो उसे रोकता है और बोलता है कि रुक जाओ, तुमने एक इनवाइटेड गेस्ट की इंसल्ट करी है और हम तुम्हें ऐसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं, वरना हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल हूँ और सेक्ट लीडर का ग्रैंडसन हूँ, और तुमने मेरे सामने ये हरकत करी है, तो मैं बिना अपॉलजी के तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। और जिनसुन एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है कि अब इसको अवॉइड करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं इसको जितना अवॉइड कर सकता था मैंने कर लिया है, ये यूज़लेस है, अब अगर मैं कुछ भी करूँगा जो होना है वो होके रहेगा। और वो एकदम हंसते हुए बोलता है कि मोरैन, देखा तुमने, मैंने तुमसे जो कहा था मैं सही था। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे इस डुअल को एक्सेप्ट करता हूँ।